स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। हमारे साथ कुछ ही देर में डिम्पी कार्ला भी जुड़ेंगे और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ इस शो पर जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स पर जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहां पर अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में बिकवाली दिखी। डाउ ऊपर से करीब 650 अंक फिसलता हुआ नजर आया। कई सारे आईटी स्टॉक्स में अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी, जिसके चलते नैस्डैक 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एनवीडिया में भारी गिरावट दिखी। वहीं एशियाई बाजारों में आज सुबह कमजोरी है और गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 140 अंक नीचे कारोबार करता हुआ। FIIs की बात करें तो यहां पर कल फिर एक बार बिकवाली दिखी। करीब 550 करोड़ रुपए के शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में बेचे। वहीं ब्रेंट की बात करें तो $75 के आसपास फिर एक बार कारोबार करता हुआ। ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स और वेनेजुएला की कंपनी के लाइसेंस के रद्द करने की खबर से ब्रेंट क्रूड में फिर एक बार थोड़ी सी तेजी दिखी है। सेबी के नए चीफ को नियुक्त किया गया। माधवीपुरी बुच की जो कार्यकाल है वो समाप्त होती हुई नजर आएगी आज, और तुहीन कांता पांडे होंगे सेबी के नए चीफ। 3 साल के लिए ये नियुक्ति की गई है। 2025 से 2028 तक की ये नियुक्ति कल शाम को ये खबर आती हुई। इसके अलावा कोल इंडिया पॉजिटिव खबर यहाँ पर, जहाँ पर नॉर्दर्न फील्ड के कोयले पर 300 रुपये प्रति टन की एडिशनल लेवी लगाई गई है। तो पॉजिटिव खबर। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि करीब 8 से 10% तक कंपनी के एबिटा एस्टिमेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव खबर, और इसी के चलते स्टॉक में भी आज पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। और सेबी के नए चीफ की नियुक्ति की गई है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। और याद रखिए, अमेरिकी बाजारों में कल भारी गिरावट दिखी। एनवीडिया जैसे कुछ स्टॉक्स करीब 5 से 6% की गिरावट के साथ बंद हुए, जिसके चलते नैस्डैक यहां पर 3% की कमजोरी दिखी। एशियाई बाजारों से भी कमजोर ओपनिंग आज सुबह दिखी है। इनफैक्ट निके की बात करें तो जापानीज मार्केट 2.5% नीचे खुले। कॉस्पी की बात करें यानी कोरियन मार्केट और जापान के हांगकांग के बाजारों में भी आज सुबह कमजोरी ही निकल कर आई है। अमेरिकी बाजारों की सबसे पहले नजर डालेंगे, जहां पर डाउ जोन्स दिन की ऊंचाई से फिसलता हुआ नजर आया। 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में 3% की गिरावट दिखी और S&P 500 भी 1.5% की कमजोरी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। एनवीडिया जहां पर नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन उसके बाद स्ट्रीट को डर है AI के रिलेटेड। सेमीकंडक्टर का क्या आउटलुक होगा, फ्यूचर कंसर्न्स है, ग्रोथ कंसर्न्स, जिसके चलते एनवीडिया में कल के सत्र में 8.5% की भारी गिरावट दिखी। जॉबलेस क्लेम्स और अमेरिका में GDP का डेटा भी आता हुआ नजर आया, जो अनुमान के मुताबिक था। लेकिन याद रखिए, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के फिर एक बार कुछ स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं टैरिफ वॉर को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक के टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अगले हफ्ते से ये टैरिफ्स लागू होंगे। और इसके अलावा एडिशनल 10% के टैरिफ्स चाइना से जो इंपोर्ट्स अमेरिका में किए जाते हैं उस पर भी लगाए जाएंगे। तो पहले ये अनाउंसमेंट आ चुकी थी, लेकिन फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स को रीइटरेट किया है। तो फिर एक बार एक नेगेटिव खबर ग्लोबल ट्रेड वॉर के फ्रंट पर। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करिए तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार दिखा। फुट्सी 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन डैक्स और कैक यहाँ पर करीब आधे से 1% की गिरावट कल के सत्र में दिखी।
कमोडिटी मार्केट की बात करें तो WTI क्रूड $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ, वही ग्लोबल सप्लाई बढ़ने की चिंताएं है, कम होने की चिंताएं है, जहां पर वेनेजुएला की एक कंपनी के लाइसेंस को रद्द किया गया है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड फिर एक बार $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ हल्की तेजी यहां पर दिखी है। वही सोने में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली 2900 पर आउंस के आसपास सोना भी कारोबार करता हुआ। लेकिन आज सुबह की बड़ी खबर उस पर नजर डालेंगे जहां पर सेबी के नए चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है। इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, तुहिन कांडा पांडे इनको नियुक्त किया गया है और माधवीपुरी बुच उनकी टर्म, उनका कार्यकाल आज खत्म होता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन काफी अच्छी हिस्ट्री रही है तुहिन कांडा पांडे की। हाँ बिल्कुल, काफ़ी इस मामले में ठीक रहे हैं और थोड़े मीडिया फ्रेंडली भी हैं। मैं क्योंकि उनको थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, और थोड़े मीडिया फ्रेंडली भी हैं और दीपम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने फाइनेंस में भी अच्छे से कार्यभार संभाला हुआ है और अब 3 साल के लिए सेबी के चेयरपर्सन हैं। देखिए, एक IAS ऑफिसर जिसका पास्ट में सेबी से कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा हो उसकी डे टू डे वर्किंग में, एकदम से जब वो आते हैं किसी भी स्टांस में, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो भी सकता है। और इस सरकार की अच्छी रणनीति हमने शक्तिकांता दास के टाइम पे भी देखी, जब उनके पास प्रायर RBI का एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं तो अमूमन क्या होता रहा कि पहले RBI के चेयरपर्सन वही बनते थे जो टिपिकली बैंकर्स होते थे, है ना, तो इकोनॉमिस्ट बाद में आते, बीच में आते थे कहीं पे। तो अब ये नया एक ट्रेंड है कि थोड़ा उस डिपार्टमेंट से हट के, यानी कि उससे कनेक्टेड हो बट डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट से ना हट के थोड़े से एक नए अधिकारी को लेके आ जाए, नया सोच लेके आ जाए जो ज़्यादा अच्छा समन्वय बना पाए एक्सचेंजेस के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, रेगुलेशन अच्छे से हो पाए और वो बड़े अम्ब्रेला में चीज़ों को देखे। तो ये एक मेरे को लग रहा है कि अच्छी चॉइस है सरकार की तरफ से। और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बोलूँगा कि जो पिछला 1 साल रहा है माधवीपुरी बुच का, वो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। आपको पता है कि देश के सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में से हम थे। उसके बाद उसी एक्सचेंजेस में ही अलग अलग तरीके का जिसको कैसे कहते हैं कि माल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, जिसमें ऑप्शंस के ट्रेड को लेकर काफ़ी बड़ा दोषी बनाया गया। फिर बाद में रेगुलेशंस लेके आए गए, है ना, कंसल्टेंसी पेपर्स लेके आए गए, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया गया। उसका डैमेज भी हुआ है काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है कि उसका डैमेज नहीं हुआ। आप कोई भी चीज़ को शुरू करते हैं और बाद में उसमें अगर चेंजेस करते हैं तो कोई ना कोई एक बड़ा आदमी तो रूठता ही है। उसमें FIs का हमने देखा कि थोड़ी परेशानी हुई अक्टूबर में। अब ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से बाद हुई या फिर हमारे यहाँ पे भी F&O के चेंजेस बड़े पैमाने पर किए गए, ऑप्शंस को बंद किया गया, मार्जिन्स बढ़ाए गए और वॉलेटिलिटी के ऊपर अलग से मार्जिन्स को बढ़ा दिया गया और रेगुलेशंस करने की बात और हुई, टाइट हुआ रेगुलेशंस, लॉट साइज तक बदल दिए गए। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन बिटवीन इंडियन स्टॉक मार्केट F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि सबसे बड़ा मार्केट का हिस्सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो तुहिनकांत पांडे जी अगर आ रहे हैं तो इनके पास फिर से वही 3-4 चीज़ें होंगी। पहला, एक तो बीइंग एज एन सेबी रेगुलेटर कि भी किसी भी तरह की कोई भी गलत प्रैक्टिसेस एक्सचेंजेस पे ना हो, ये तो इनका कोर बिजनेस ही रहेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि F&O रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी आगे भी चल सकती है ना। आपने रिसेंटली भी कंसल्टेंसी पेपर भी देखा कि भाई सेबी जो है वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी कि बैन में डालने और निकालने वाले शेयरों की प्रोसेस को भी कैलकुलेट कर रहा है, उसमें भी चेंजेस करना चाहता है। तो इस तरह के जब कुछ मेगा पॉइंट्स आएंगे, अगर बहुत अच्छे से सुलझे हुए वो मेगा पॉइंट्स लेके आते हैं तुहिनकांत पांडे जी, तो मेरे को लगता है उसका अच्छा बेनिफिट मार्केट्स पे ज़रूर होगा। एक और चीज़, जब भी कोई अधिकारी या कोई बड़ा आदमी, हमने देखा है थोड़ा पास्ट में भी, वो उस लीग से हटकर नई जगह पर आया है तो वो कई बार बहुत डायनामिक काम भी करता है एक्सचेंजेस के लिए। और मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि FIs को किसी तरह से रिझा के वापस इंडियन मार्केट्स में लेके आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। चाहे उसमें सेबी की चेयरपर्सन खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ा गाइड करें कि आप ये कीजिए 3-4 चीज़ें जिससे कि मार्केट के अंदर FIs पार्टिसिपेशन आए। एक तो ये भी दूसरा पॉइंट होगा जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट जो मेरे को सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर लगता है
कि हमें अपनी जो एक्सचेंजेस है उसके मार्केट के वॉल्यूम को नहीं गिरने देना, जो पिछली बार से गिरे हैं बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस। अगर वो मार्केट वॉल्यूम्स गिरता है तो फिर बड़े हाथों में ही पैसा रह जाएगा, रिटेलर्स को नुकसान होता है, जो हमने देखा भी है 13% 14% तक मार्केट टूटे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो मेन कोर रेगुलेशंस का, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, जो उनका मेन काम रहता है किसी भी सेबी चेयरपर्सन का, और उसके लिए अच्छे से नोटिफिकेशंस वगैरह करना। दूसरा, थोड़ा एफआईज को ल्योर करने के लिए सेबी के हाथ में जो है वो सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपस में यानी कि कनेक्शन करके कुछ ना कुछ इस तरह से रखें ताकि उनका वापसी हो पाए। और तीसरा, अगर एफ&ओ को लेकर कोई भी पॉइंट्स उठते हैं या चेंजेस होते हैं, वो थोड़ा सा अगर मार्केट के पक्ष में चले जाएं तो एक बेनिफिट हो सकता है। तो तुहिनकर पांडे जी के पास चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड हमारी तरफ से भी, यानी कि पूरी 18 स्वदेश की तरफ से भी, हम तुहिनकर पांडे जी को उनके नए ऑफिस के लिए अगले 3 साल के लिए सेबी चेयरपर्सन रहेंगे वो, तो उसके लिए हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं मार्केट्स के लिए काफ़ी वो शुभ रहे, काफ़ी बेहतर रहे। तो तुहिनकर पांडे जी का जो इस बार एंट्री हो रही है राइट टाइम विद लॉट्स ऑफ चैलेंजेस के साथ हो रही है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है आशीषा। बिल्कुल, अगले 3 साल के लिए नए चेयरपर्सन की नियुक्ति यहाँ पर की गई है और माधवीपुरी बूच की आज कार्यकाल एंड होता हुआ नजर आएगा। इस पर सबकी नज़र रहेगी और किस तरह के डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर अब नज़र डालते हैं। कल फिर एक बार बिकवाली दिखी, लेकिन क्वांटम की बात करें तो वो काफ़ी छोटा था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने केवल 550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की। लेकिन याद रखिए, एमएससीआई के रीजिक का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा होगा, जिसके चलते भी ये आंकड़ा छोटा दिखता हुआ नजर आया। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। डिम्पी, एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों से क्या निकल कर आता है और किस तरह के बदलाव यहाँ पर दिखे हैं जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखेगा? आशीषा, आपने पॉइंट ठीक रखा कि एमएससीआई की रीजिंग हो रही है, इसलिए भी थोड़ा सा वॉल्यूम आप इसको मान सकते हैं कि कम रहा। और मैं एक और पॉइंट भी जोड़ देता हूँ, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी भी थी, तो टिपिकली एक्सपायरी के अंदर भी ऐसा होता है, तो वॉल्यूम एकदम से शूट करेगा या वॉल्यूम एकदम से गिरेगा। एक और पॉइंट भी मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, कल अगर आप वायर्स एंड केबल्स वाले शेयर्स देखेंगे तो बहुत ज़ोर से पिटाई हुई है उन सबकी, और करीब 15-15, 20-20% तक शेयर्स टूटे हैं। हालांकि उनकी मार्केट वेटेज कम है, क्योंकि कल जब भी शेयर टूट रहे थे तो 4-5 बड़ी ब्लॉक डील्स लगी हैं। पॉलीकैप की तो डील मेरे को ही पता है, 2-2.5 करोड़ से शेयरों से ज़्यादा के तो ब्लॉक वहाँ पे भी लगा है। तो कई बार क्या होता है ना, इस तरह के शेयर्स के अंदर भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना हाथ बदला करते हैं, यानी कि जिनके पास पड़ा है वो बेचते हैं और जिनको खरीदना होता है वो इस तरह की मेजर फॉल में आते हैं। तो उसमें 3-4 रीजंस आप गिन सकते हैं कि जो वो एफआईज का जो नंबर है या जो क्वांटम है वो टिपिकली हल्का सा छोटा क्यों है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आता हूँ कि आपने एफआईज के मेरे से नंबर पूछे, मैं सीधा पहले वही नंबर दिखाऊंगा और कुछ रोल ओवर के नंबर भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि नई सीरीज शुरू हो रही है तो पुराना डाटा या फिर नई सीरीज का जो डाटा बन रहा है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहला एफआईज के नंबर 16% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है। हमने पूरा फेब महीना निकाल दिया, ये 15 से 16% से हम ज़्यादा एवरेज को पार नहीं कर पाए। मैक्स टू मैक्स गए थे करीब 20% के आसपास और लो चले गए थे एक बार करीब 11% के आसपास। तो 11 से 20 के बीच में हमारी एवरेज निकलता है करीब 15-16, और हमने मेजॉरिटी 15-16 के ही परसेंटेज में लॉन्ग साइड पे हमने निकाल दिया। ये एफआईएस के नंबर आप हटा दो, इसकी ज़रूरत है जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही छापो, और रोल ओवर वगैरह के नंबर आप दिखाना भी जब मैं बोलूँगा। ठीक, अब आते हैं डीआईएस के नंबर पे। डीआईएस ऑलरेडी पंपिंग पैसा काफ़ी कर चुके हैं, करीब 60% के आसपास के उनकी लॉन्ग पोजीशंस है, तो डीआईएस के पास करीब लॉन्ग पोजीशन 60% की है। अब आते हैं रिटेल के पास। रिटेल के पास भी करीब 71% है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नई सीरीज़ में रिटेल का नंबर थोड़ा कम होगा, लेकिन रिटेल के पास भी नंबर ठीक है, अभी भी 70% के आसपास का रिटेल के पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। और मैं मान के चलता हूं कि जो रिटेल लॉन्ग पोजीशंस लेके आया वो अपनी बाय साइड की लाया, कटान नहीं हुई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फेब मंथ में एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको थोड़ा एबनॉर्मल लग रही है पूरी सीरीज़ में देख के, वो ये लग रहा है कि मेरे को रिटेल का नंबर अभी भी कम नहीं हुआ। रिटेल दो ही तरीके से सिस्टम से बाहर होते हैं। पहला, या तो एक्सट्रीम तेज़ी आ जाए, माल बेचने लग जाएंगे क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होता है ना, शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट होता है, और जब जब बाजार तेज़ रहा था तब तब रिटेल का पार्टिसिपेशन 45% रहा और इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन मोर देन 70% रहा। ठीक, और जब जब बाजार गिरा तब भी रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होता है, तब आप देखेंगे कि डीआईएस का थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इस बार डीआईएस का पार्टिसिपेशन बढ़ा बट रिटेल का पार्टिसिपेशन घटा नहीं।
ठीक, तो ये पॉइंट बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है कि मार्केट में फेब टू मार्च जब आप आ रहे हो तो रिटेलर्स ने अपना माल काटा नहीं, कैसे ना कैसे करके बचा के इस मार्च सीरीज में ले आए। कहने को ये बहुत अच्छी बात है कि रिटेलर्स ने माल नहीं काटा, कहने को ये बुरी बात बन सकती है अगर मार्च सीरीज भी अच्छी नहीं गई तो। एक एक दो दो चीज़ें करके मैं आपको थोड़ा और F&O के डाटा भी बता देता हूँ, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। पहला आता है रोल ओवर्स के नंबर पे। 84% का रोल ओवर है निफ्टी का, 82% का रोल ओवर है बैंक निफ्टी का। बताने के लिए सफिशिएंट है कि एवरेज रोल ओवर्स हैं। देखो कोई भी चीज़ जब भी मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट आए, बहुत बढ़त आए, टिपिकली रोल ओवर्स कम होने चाहिए, क्योंकि उसी समय ही लोगों को अपने सौदे कट जाने चाहिए। या तो बहुत तेज़ गिरावट आए तो मंदी वाले काटें, बहुत तेज़ बढ़त आए तो फिर तेज़ी वाले सौदे काटें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मंदी और तेज़ी वाले सौदे इस बार भी कैरी फॉरवर्ड होके गए हैं। तो इस बार का रोल ओवर नॉर्मल रोल ओवर है, मेरे हिसाब से अब नॉर्मल होना चाहिए था, यानी कि थोड़ा कम होना चाहिए था, बट रोल ओवर का नंबर अच्छा आया है। 84% का निफ्टी का और 82% की बैंक निफ्टी का। एवरेज से थोड़ा बैंक निफ्टी कम है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये है पहला पॉइंट जो बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्च सीरीज के अंदर आप कोई मेजर उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे। सेकंड पॉइंट आते हैं, मार्च सीरीज टिपिकली 3 साल में जाती कैसे है। हमने पिछले 3 साल का डाटा निकाला, 2022 से मैंने शुरू किया कि 22 के अंदर क्या हुआ था। तो 22 के अंदर करीब 4% का गेन आया, 23 के अंदर करीब आधे % का गेन था, और 24 के अंदर करीब 1.5% का मार्च मंथ के अंदर गेन था। तो 3 मार्च हमने निकाले कि पिछले 3 मार्च में क्या होता है। तो ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि तीनों मार्च में पॉजिटिव रहा है। इस बार हम बहुत नेगेटिव होके आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव होगा। रोल ओवर किस में पॉजिटिव हुआ, किस सेक्टर में नेगेटिव हुआ, ये आपकी स्क्रीन पर छप रहा है। मेटल बैंक 2 ऐसा बताने के लिए सफिशिएंट है कि थोड़ा एग्रेशन मार्केट्स के अंदर रहेगा। FMCG चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए आया। ऑटो और IT के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि IT तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहा है। ऑटोस के अंदर भी प्रॉब्लम है, और अभी आपने 25% ड्यूटी का मामला भी सुन लिया होगा। रियल एस्टेट के अंदर भी रोल ओवर उतना अच्छा नहीं हुआ, तो कुछ एक नेगेटिव रोल ओवर्स भी हुए हैं। मैं आपको ना ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक पॉइंट रख दूंगा, इस बार थोड़ा लंबा हो रहा है। द रीज़न इज बीइंग, क्योंकि डाटा आपको मैं नहीं बताऊंगा ना तो मेरे को ऐसा रहेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया और आपके सामने मैं पॉइंट्स नहीं रख पाया, इसलिए थोड़ा सा आज मैं समय लेके पॉइंट रख रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट से चेक होता है कि सर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। यस, बहुत बड़ी लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट चेकिंग होती है। मैं बता देता हूँ 2.23 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ये निफ्टी के बता रहा हूँ, 2.23 लाख यानी कि करीब 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस बार नई सीरीज में आया है। पिछली बार भी नई सीरीज में करीब इतने ही कॉन्ट्रैक्ट आए थे, 2.4 के अराउंड आए थे। ठीक है, तो इस बार 2 महीने की होगी एवरेज। उससे पहले क्योंकि लॉट साइज बदले हुए थे, पहले 25 का लॉट था, 75 का लॉट है निफ्टी का, तो उससे पहले 5.5 लाख से 6 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आते थे। यानी कि अगर मैं एवरेज में मान के चलूं तो अभी भी एवरेज ओपन इंटरेस्ट हम लेके आए हैं। ये एवरेज ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ नहीं होगा। अगर ये एबनॉर्मल होता तो होता, या तो आप लाइट सीरीज लेके आते या आप हैवी सीरीज लेके आते। तो ओपन इंटरेस्ट से ना ही सीरीज लाइट है ना ही हैवी है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम है, 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ही है, एवरेज पे 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर आता है। इसके भी लॉट साइज बदले हैं, 15 से 30 का इसका लॉट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी 1,25 मानता हूँ एवरेज पे। तो उसमें हमने 15 से 20,000 कॉन्ट्रैक्ट कमाए हैं, तो स्लाइटली बैंक निफ्टी लाइट होके आया। ये ओपन इंटरेस्ट से भी लाइट है, ये थोड़ा रोल ओवर से भी लाइट हुआ है, और ये पुट कॉल रेशियो से भी थोड़ा लाइट है। यानी कि जब भी ये फ्लाई जल्दी करेगा, जब भी मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी जल्दी हिलेगा डुलेगा। ये 3-4 पॉइंट्स है बताने के लिए, बहुत माइन चीज़ें हैं, बहुत बैक टेस्टेड फॉर्मूलेज है, इसमें कई बार तो सालों लग जाते हैं इस तपस्या में, और हमें भी लगे हैं। तो इसलिए मैं आपको वो सारे पॉइंट्स चुन चुन के बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी मेहनत से सालों से प्रैक्टिस के बाद आपको मैं सारे पॉइंट्स को नोटिफाई करवा रहा हूँ विद द बैक टेस्टिंग। अब आते हैं एक और छोटा सा पॉइंट है, प्रीमियम्स कितने आ रहे हैं सर नई सीरीज में। देखो, प्रीमियम होता है इच्छा शक्ति, आपको खाने की क्रेविंग कितनी है वो बताने के लिए है। आप ऐसे समझ लो, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी तो मैं आपको 1000 बार रोकूंगा तब भी आप खा लोगे, और क्रेविंग कम होगी तो आपको मैं 1-2 बार रोकूंगा तो आप रुक जाओगे। तो इस बार क्या हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीमियम्स कम आए हैं, यानी कि क्रेविंग कम है, तो लोग डरे भी हुए हैं, थोड़े सहमे भी हुए हैं। तो नई सीरीज में जब हम आए, कम इच्छा शक्ति के साथ आए हैं, तो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ इसलिए है कि आपके पास इच्छा शक्ति आपकी कम क्यों हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो क्यों है। और अच्छी चीज़ इस मामले में ये है कि चलो भाई अभी भी क्रेविंग है
और उम्मीद करते हैं कि ये फ़ायदे में कन्वर्ट होगी। इसलिए 115 पॉइंट का निफ्टी का प्रीमियम आया और बैंक निफ्टी का प्रीमियम आया करीब 230 पॉइंट का प्रीमियम है। ये प्रीमियम अमूमन बैंक निफ्टी पे 350 पॉइंट का चलता है और निफ्टी पे अमूमन ये 150 पॉइंट का चलता है करीब करीब, तो थोड़ा थोड़ा कम है, बट कोई चिंता की बात नहीं। तो मैंने 3 चीज़ आपके सामने रखे, फर्स्ट इज़ OI, सेकंड इज़ प्रीमियम, थर्ड इज़ मार्केट डाटा में हमने रोल ओवर्स। तो 3 चीज़ों के हिसाब से मेरे को ये सीरीज़ जो मार्च की जा रही है ये साइडवेज टू कंसोलिडेशन की सीरीज़ लग रही है। इसमें कोई मेजर तोड़फोड़ होगा ऐसा लगता तो नहीं है। अशेषा ये मैंने कुछ डेरिवेटिव्स और रोल ओवर्स के नंबर्स और जो बहुत ही फाइन ट्यून चीज़ें होती हैं डेरिवेटिव्स की मैंने आपके सामने रखी हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ रोल ओवर का डेटा जो आपके सामने रखा गया, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स लेवल की बात करें तो कल लास्ट के 1 घंटे में भारी गिरावट दिखी थी दिन के ऊपरी स्तर से। अभी हमने चर्चा की MSCI रीजिक का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा 1 घंटे में दिखा होगा, लेकिन इंडेक्स लेवल की पूरे दिन की बात करें तो निफ्टी सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया 22,550 के नीचे। और पिछले 3 दिनों से हम लगातार यही पॉइंट रख रहे हैं कि 22,550 के नीचे इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी नहीं दिखी, लेकिन अभी भी 22,800 यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर सबकी नजर रहेगी और उसके बाद फिर एक बार रिबाउंड दिखता हुआ नजर आएगा। डिम्पी, निफ्टी पर आपकी क्या राय होगी? इंडेक्स लेवल पर तो ज्यादा कुछ बदलाव दिखा ही नहीं है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं कि इंडेक्स लेवल पे कोई बदलाव नहीं दिखा और निफ्टी काफ़ी शांति से निकल गया। एक्चुअली में जो डैमेज था उसने थोड़ा पहले ही कर दिया था सीरीज़ के हिसाब से, जो फेब सीरीज़ है। तो फेब सीरीज़ में जो टोटल लॉस हुआ है निफ्टी का वो बैंक निफ्टी से डबल है। बैंक निफ्टी का लॉस हुआ था 1.8% और इसका हुआ है 3.4%, यानी कि इसका लॉस थोड़ा निफ्टी का ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ IT की वेटेज जो कि बहुत गंभीरता से टूटी, थोड़ा ऑटो भी टूटा इसी के अंदर ही, और इक्का दुक्का सेक्टर्स ने भी काफ़ी हद तक डैमेज पहुंचाया है। अब आते हैं कि अब के लेवल्स क्या हैं और इसको कैसे समझा जाए। देखो, पहला पॉइंट बताता हूँ, क्या सीरीज़ लाइट ट्रांसफ़र हो रही है कि हैवी ट्रांसफ़र हो रही है? तो उसका जवाब है सीरीज़ नॉर्मल ट्रांसफ़र हो रही है। नो लाइट एंड नो हैवी, कोई हैवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक तो ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल आया, रोल ओवर नॉर्मल आया, पुट कॉल रेशो नॉर्मल है 98 पे। तो कोई भी चीज़ ये बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि अगली सीरीज में बाजार में कोई मेजर चेंजेस ऑन द पॉजिटिव साइड होगा कि नेगेटिव साइड होगा। ये डाटा बिल्कुल नॉर्मल डाटा है, जैसे एक आम नॉर्मल है। आप कभी तभी तो बता पाएंगे ना हाँ ये बीमार है या बिल्कुल स्वस्थ है, जब उसके डाटा या तो बहुत अच्छे आएंगे या तो बहुत ख़राब आएंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल आदमी होता है कि हाँ भाई किसी का इतना ही थिन होना चाहिए ब्लड, या उसका इतना ऑक्सीजन की पल्स होनी चाहिए, या XYZ इतना ही होना चाहिए, वो एज इट इज़ ही जितना होना चाहिए स्टैंडर्ड मार्क में उतना ही है ना। छोटा मोटा 19-20 है बस, वैसे नंबर सारे वैसे ही हैं। तो इसलिए जो लॉस हुआ है बहुत स्पीड से रिकवर होगा, इसकी उम्मीद ना करें। पहला पॉइंट तो ये निफ्टी में बताने के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, अब आते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट पे। क्योंकि 22,500 2 दिन से रोक रहे हो, इसलिए ये तथाकथित स्टॉप लॉस बन गया। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टेक्निकल लेवल नहीं है, मार्केट तो फ्री फॉल रेंज में है अभी, है ना। बट फिर भी क्योंकि जिस लेवल पे हम 3-4 दिन निकाल देते हैं, लगता है यही मार्केट का सपोर्ट है, तो आप ऐसा ही मान लीजिए कि यही मार्केट का सपोर्ट है। तो 22,500 ये मार्केट का सपोर्ट है। हो सकता है आज 150 पॉइंट आपको गिफ्ट निफ्टी के फिर दिख रहे हो, ये फिर से आपकी पिटाई करेगा। और मैंने कल भी परसों भी आपसे कहा था कि अभी भी मार्केट बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अपने आप को संभाल के रखो, और भी हम पिट सकते हैं। और ये आज बताने के लिए सफिशिएंट है गिफ्ट निफ्टी जो आपको दिख रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर ये 22,500 जाता है तो 22,300 का सपोर्ट होगा। ये कोई हैंस प्रूव्ड लेवल है? कोई हैंस प्रूव्ड लेवल नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशंस है कि अगर आप गए तो करीब 1% का इम्पाल्ड वॉलिटिलिटी कैलकुलेशंस ये कहते हैं कि और टूटोगे, तो उसके बाद हमने 200 पॉइंट उसके भी जोड़ दिए, इसलिए 22,300 पे आके सपोर्ट आ गया। ऊपर आते समय 22,700 22,800 जब तक पार नहीं होगा, दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। करना क्या चाहिए सर, ये बताओ। करने में कुछ नहीं करना सर, हम तो आपको बता ही रहे हैं कि 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रखो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। ये जो मार्केट का फॉल आ रहा है इसको एक्युमुलेशन स्टांस से पूरा करो। नो एग्रेशन करो, नो डिप्रेशन करो, एक्युमुलेट करो। जब भी कोई मेजर गिरावट आए, जैसे कि 200-250 पॉइंट की आज जब कट लग रहा है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो आज के कट के अंदर थोड़ा और डिप कट हो जाएगा तो मैं एक लॉट डाल दूंगा अपना निफ्टी का,
ठीक है ना, इस तरह से एक्यूमुलेशन करूंगा। और दूसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स पकड़ के बैठो, परसेंटेज में मत चेक करना, कन्विक्शन में और बैलेंस शीट से चेक करना कि शेयर कौन कितना कितना अच्छा है और कैसे है। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहे, ओवरनाइट पोजीशंस ना लेके जाएं। सामने सामने में कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। और ट्रेड अगर 11 बजे मिले तो 12 बजे काटो, 12 बजे मिले तो 1 बजे तक काटो, क्योंकि 3-4 घंटे तक का भी मार्केट का मोमेंटम नहीं है। दिन तो छोड़ दो, घंटों में भी मार्केट मोमेंटम को झेल नहीं पा रहा है। ये तो आशीष आप खुद ही जानते हैं, आप खुद ही स्क्रीन देख रहे होते हैं। तो ये निफ्टी को लेकर एक मोटा मोटी टेक हो गया। बैंक निफ्टी का भी मैं साथ जोड़ देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, फिर मेहमान भी वेट कर रहे हैं हमारी। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रेंज वही है, सब कुछ कहने के पॉइंट वही है, बस पॉइंट्स थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। क्योंकि 49,000 के आप नीचे ही हो तो 49,000 करीब करीब आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये एक बना रहेगा। और 48,500, 48,300 ये कुछ एक सपोर्ट एरिया थे। देखते हैं उनमें और सब में क्या होता है। कुछ मेहमान जुड़ गए तो एक बार जरा मेरे को नाम सामने डाल दीजिए प्रोड्यूसर साहब। आप मेरे ये टीपी हिलाने से समझ गए होंगे मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार जरा नाम सामने दे दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी आपको थोड़ा रेंज में काम करने की ज़रूरत है। अभी आप रुक जाना, अभी कोई बैंक निफ्टी में एकदम से ना उतरना। तीनों प्रिंसिपल याद रखना, एक्यूमुलेशन करना है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, इसी के साथ चलना है। और बताने के लिए कुछ नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग सब मैंने बता दी, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। जो भी मेरे पास डाटा था अमूमन मैंने बता दिया। कार्यक्रम में जो भी चीज़ आगे रहेगी मैं धीरे धीरे करके आपके सामने वो पॉइंट्स रखता चलूँगा। अब मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं बैक टू स्टूडियो करता हूँ। आशीषा के पास चलते हैं और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो फिर उनसे समझते हैं। आशीषा, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर डिम्पी ने चर्चा की। लेकिन अब जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर, शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपने अभी अभी सर डिम्पी जी को सुना होगा, उनकी रणनीति सुनी होगी, लेकिन आप बताएं, ग्लोबल बाजारों से संकेत कमजोर ओपनिंग के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। आपकी रणनीति इस मार्केट में किस तरह की होगी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट का सेटअप हम देखें, नो डाउट मार्केट एक फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, जैसे डिम्पी जी ने भी बताया कि 22,500 को रजिस्ट कर रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि नई सीरीज की शुरुआत हुई है, उसमें 22,500 की जो पुट राइटर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है। कंटिन्यूस 3 दिन से हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी, या तो निफ्टी की भी आप कैंडल्स देखोगे तो मल्टीपल रिवर्सल कैंडल के जिस तरह ही बन रही है, तो एक सुपर शॉर्ट कवरिंग वी कैन एक्सपेक्ट। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 22,625 के ऊपर मार्केट टिकता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं हम। और कल का हाई भी आप देखोगे तो 22,600 के आसपास ही बना था। तो आज भी हमें देखना रहेगा। एज ऑफ नाउ अभी दिख रहा है कि मार्केट नीचे ओपन हो रहा है, लेकिन पहला दिन है सीरीज का, प्रीमियम डिस्काउंट जो रहता है स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में, वो थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है। बट देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आज भी हम 22,500 को तोड़े। देयर आर चांसेस कि आज हम 22,600 के ऊपर टिक जाए और एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दो कंडीशनल बाई है निफ्टी के अंदर, 22,600 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए, 22,500 के नीचे आने के 22,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही 22,600 के ऊपर गया मार्केट, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्च एक्सपायरी 23,000 तक आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी देखने को मिल रही है हमें। वहां पे 48,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 48,500 से 48,700 के बीच में हमें बैंक निफ्टी भी लॉन्ग करनी चाहिए, एंड 48,200 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस में कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल जोन देखने को मिल रहा है। तो देयर आर चांसेस के बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, तो करंट मार्केट प्राइस से बैंक निफ्टी पे लॉन्ग की सजेशन रहेगी। तो बैंक निफ्टी पर लॉन्ग करने की सलाह इन लेवल्स पर, और इस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए। लेकिन किरण सर, आपके मॉर्निंग कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज वो भी बता दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपीएल का काउंटर एक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो क्लियर कट वहां पे हमें एक अप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यूपीएल आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। 640 के आसपास की क्लोजिंग है। 1 से 2 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 660 तक के टारगेट आपको लूपिंग में आते हुए देख सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 624 का मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो जोमेटो का स्टॉक है। जोमेटो के चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और पिछले 3 दिन से लगातार हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। तो जोमेटो आप लॉन्ग करके जा सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 228 के आसपास की क्लोजिंग है। 1-2 दिन में आप 245 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 219 का मेंटेन करना है। तो जोमेटो एंड यूपीएल ये हमारी तरफ से बाय कॉल रहेगी।
ठीक है, जोमेटो और यूपीएल, देखो आपको ना मैं सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करवाता हूँ। अगर आप यूपीएल को देखोगे तो इस सीरीज़ के अंदर नहीं टूटा ज़्यादा। एक काम आप कर सकते हो प्रोड्यूसर साहब, आप ज़रा यूपीएल का 4-5 दिन का या 10 दिन का चार्ट आप दिखा सकते हो, या 10 दिन का ऐसे कोई डाटा दिखा सकते हो। आप देखोगे शेयर ने ना 600 के लेवल को भी ब्रेक नहीं किया, नहीं तो और कई ऐसे शेयर्स हैं। और बाय द वे मैं बता दूँ, ये सेंसिटिव शेयर्स में से एक है। इसका मेजॉरिटी बिजनेस ही एक्सपोर्ट्स का है और इनकी बड़ी मार्केट्स में यूएस, यूरोप जैसी कई कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, एक बार ज़रा लाइन चार्ट वाला लेके आना प्लीज़। हाँ, आप वैसे भी देख रहे होगे इसके अंदर सिर्फ 2 रुपये का ही कट हुआ। ठीक, ये आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट देखा, ऐसी प्रोड्यूसर साहब ने इस मंथ का चार्ट डाला, बस यहीं रोक दो। 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है यूपीएल ने, और ये कोई मेजर डिप नहीं है। अगर आप डिप चेक भी कर रहे हो तो देखो 600 के लेवल भी नहीं टूटा एक मंथ के अंदर, रफ में, यानी कि मंथ टू मंथ अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो ये पहली पहचान है कि सेंसिटिव शेयर होने के बावजूद भी ये शेयर ने अपने ऑरा को मेंटेन रखा, पॉजिटिव रखा, बायर्स को लॉस नहीं दिया, लेकिन इससे पहले काफ़ी डैमेज कर चुका है, वेल्थ इरोजन काफ़ी कर चुका है। तो अब इसका एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और ये आज का नहीं है। अब आप एक काम करो प्रोड्यूसर साहब, आप इसका ज़रा 2 मंथ या 3 मंथ दिखा सकते हो इसी चार्ट का। उसके बाद में फिर आशीष चतुर्मोता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो किरण सर तो हम हैं ही हमारे साथ। दूसरा और 2 मंथ का 3 मंथ का चार्ट भी दिखाना, ठीक है, इसी के अंदर ही। तो आपको थोड़ा ना इससे और आइडिया लग जाएगा कि शेयर ने अपने आप को मेंटेन थोड़ा समय लेके कर रहा है, ये एकदम से नहीं बनेगा, ये समय लेके कर रहा है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा शेयर था जोमेटो सर का। जोमेटो भी वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। अभी बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई और भी 2-4 रिपोर्ट्स आई जिन्होंने कहा फॉल में अगर किसी से मिस हुआ है QSR वाली कोई कंपनी अगर पकड़नी है तो आप जोमेटो को वापस पकड़ सकते हो। तो सर ने दोनों शेयर्स आपको वही दिए जो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, दोनों का नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा नहीं है। और दूसरा एक अपने अपने एरिया के थोड़े ठीक ठाक शेयर हैं ये, यूपीएल और जोमेटो, 2 किरण जानी के ट्रेड हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किरण सर, कल HDFC ने काफ़ी हेल्प की है बड़े शेयरों में, और एक बार तो 1700 के आसपास भी आया, लेकिन हल्का सा फिसला। आपकी एक बार रिकमेंडेशन जरा HDFC पर, ये हेल्प करेगा क्योंकि मार्केट को जोमेटो और यूपीएल से नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा रिलायंस से, HDFC से, L&T से। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। सॉरी। तो जैसे आपने बताया कि मार्केट को अगर मूव करना है तो डेफिनेटली ये लार्ज कैप स्टॉक्स को ही मूव करना रहेगा। जहां तक हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक लाइक HDFC, HUL, रिलायंस ये अभी मार्केट में इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपस्विंग चालू होगा तो हम देख सकेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आ सकती है। HDFC हमारा प्रेफर्ड पिक भी है। बैंक निफ्टी हमने भी सजेस्ट किया है कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। HDFC की बात करें तो राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, साथ साथ ही 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से HDFC ही मार्केट को लीड कर सकता है। तो जब तक 1700 को या तो 1680 के बीच में आपको मिले तो लॉन्ग कीजिए, 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक लोअर टाइम फ्रेम में फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है तो देयर आर चांसेस के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 1725 1730 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 1730 के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का भी ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 1730 एज एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान रख सकते हो, उसके ऊपर एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है। 1730 के बाद ही कोई रैली आएगी, 1730 तक तो आप रेंज में ही रहोगे। फिलहाल कुछ बड़े शेयरों में से हमने HDFC का चुनाव किया, कल ये अच्छे से निशान में बंद हुआ था इन स्पाइट ऑफ दिस। हालांकि मार्केट भी रेंज में था और थोड़ा F&O एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है, बट फिर भी ठीक है। 1700 का लेवल अचीव करना, आज फिर डैमेज होगा क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है तो डैमेज होगा। फिर से इसके पास वही चैलेंज हो जाएगा कि भाई 1700 लाओ, दिखाओ पहले 1700, ठीक है ना। तो आप थोड़ा संभलना, बड़े शेयरों में भी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि अपने लेवल्स को मेंटेन रखना भी भारी पड़ रहा है। तो छोटे शेयरों की तो बात ही क्या है। इसलिए हमने जो पहला प्रिंसिपल आपके सामने रखा कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, फिलहाल उससे आप रख सकते हैं। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही हम्बल एनालिस्ट हैं। मैं थोड़ा आज इनकी तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार ऐसे मौके आए जब हमने आशीष भाई से कई बार पूछा आशीष भाई ट्रेड ले लें क्या, उन्होंने कहा नहीं अभी थोड़ा मार्केट ख़राब है, रुक जाओ। आशीष भाई नमस्ते, आपको तो याद ही होगा इस टोटल फॉल में कम से कम आप 4-5 बार हमारे साथ जुड़े, लेकिन 4-5 बार मैंने आपसे पूछा तो आपने हमको हर बार रोका कि नहीं डाटा थोड़ा ख़राब है, अभी थोड़ा रुक जाओ
मार्केट के अंदर अभी फॉल थोड़ा डिप एंड डाउन और हो सकता है। हाँ, आपने स्टॉक्स में हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प की। आशीष भाई, पहले तो मैं ज़रा इंडेक्स का व्यू आपसे लेना चाहता हूँ। आज फिर से हम पिटेंगे और फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ ही पिट रहे हैं, क्योंकि 150 पॉइंट ही हमारे को गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। सर, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो क्या इस बार भी मान के चलें कि ये सीरीज़ ख़राब जा रही है, नोट ख़राब है हमारा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो देखिए डिम्पी, मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा डेटा बिल्कुल हम तीन चार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर से आप निफ्टी को प्राइस बिहेवियर पे देखें तो निफ्टी कंटिन्यूसली अपने 20, 50, 200 डे सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है। आप अगर से एफआईआईस का डेटा देखेंगे तो वहां पर पे एक इंटेंस सेलिंग हमें देखने को नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो डीआईआईज है वो भी एक अच्छा खासा कैश इस समय लेकर के बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी अभी तक के बाजार में कोई डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये कहीं कोई रिडम्पशन प्रेशर मार्केट के अंदर में क्रिएट ना करे, तो इसका भी एक डर कहीं ना कहीं बाजार को बना हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एमएफ साइड पे भी जो कैश का बैलेंस है वो काफी बढ़ा के रखे, क्योंकि वो आने वाले किसी भी ऐसी अनसर्टेनिटी के सामने कैश पोजीशंस मेंटेन रखना चाहते हैं। तीसरी जो डेटा पॉइंट है, ग्लोबली भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो पैसे का फ्लो है वो कहीं ना कहीं चाइना मार्केट्स के अंदर में काफी ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक चर्न हमें देखने को नजर आ रहा है विद इन द मार्केट्स। तो इन सभी चीजों को जब आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जो है वो बाजार के अंदर में इस समय पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि जो बाजार के अंदर में आप टेल देखते थे, यानी जहां पर पे आप माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर बड़ी तेजी देख रहे थे, और लार्ज कैप्स जो थे वो पूरी तरह से शांत बैठे हुए थे पिछले 2 सालों में, अब पैसे का फ्लो उस माइक्रो कैप, स्मॉल कैप मार्केट से निकल के लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि सेलेक्टिव होना पड़ेगा विद इन लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करने के लिए। हमें लगता है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, ये जो सेक्टर है ये बहुत ही वेल प्लेस्ड है। एक तो वैल्यूएशन की कंफर्ट यहाँ पर काफी अच्छी है, दूसरा आप देख रहे हैं अभी जो रिस्क वेट कम करने की बात आरबीआई ने की, इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसीज को भी मिलेगा और बैंक्स को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ इसकी वजह से लौट कर आएगी। तो क्वालिटी फ्रेंचाइज जो बैंक्स है या एनबीएफसीज है उनके अंदर में हमारा एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो कुछ सेलेक्टिव स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है वहां पर भी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर पे केपेक्स काफी हैवी हुआ है, और जो 2 साल की डी स्टॉकिंग की साइकिल थी यूएस के अंदर में वो कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि उसका जो नेगेटिव पीरियड था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेलेक्टिवली गुड क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, उनमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये राय इंडेक्स लेवल पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पर भी आपकी राय लेंगे और कई सारे खबरों वाले शेयर्स हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले गौरव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। यहाँ पे खास फोकस बना रहेगा क्योंकि उसकी जो एक कंपनी है सब्सिडरी एनसीएल इंडिया, उसने प्राइस हाइक लिया है। लगभग 300 रुपये पर टन का ये प्राइस हाइक रहेगा, और इसी के चलते हुए कहीं पे हमें रेवेन्यू में भी बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इस सब्सिडरी की बात करें तो लगभग 18% कंट्रीब्यूट करती है ये सब्सिडरी। इनफैक्ट अगर हम एस्टिमेट्स का माने तो उनका मानना यह है कि लगभग 3,870 करोड़ से भी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो फ्लो होता हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में। इसके अलावा बात करते हैं टीवीएस मोटर्स, उन्होंने न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं मैक्सिकन मार्केट में। ये जो टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स करके जो प्रोडक्ट है, और जो दूसरा एक प्रोडक्ट है वो एक 3 व्हीलर कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो कि 200 एंड 225 सीसी को केटर करेगा। इसके अलावा बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया का। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। यूएस एफडीए ने अभी फिलहाल में ही वार्निंग लेटर जो है वो इशू किया है गांगीलापुर फैसिलिटी के लिए। अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें तो कहीं पे एक क्रूशियल फैसिलिटी है ओवरऑल कंपनी के लिए। कंपनी का मानना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, उस पर तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, बट आगे जाके जो पेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग और अप्रूवल में थोड़ा इंपैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए। इसके अलावा बात करते हैं टाटा पावर, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी टीपी सोलर जो है उसको ऑर्डर मिला है लगभग 630 करोड़ का, जिसके चलते सोलर मॉड्यूल जो है वो कंपनी सप्लाई करने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि एजेंसीज का मानना यह है कि डॉक्टर रेड्डीज को एक नया ड्रग जो है उसके लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिला है। निलोटिनिब करके ये जो ड्रग है वो यूजुअली क्रॉनिक ल्यूकेमिया में यूज़ होता है, और इसी के चलते डॉक्टर रेड्डीज पे नजर बनी रहेगी। और आखिर में बात करते हैं जिंदल स्टील की। फिलहाल
फिलहाल में ही न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से ही जिंदल स्टील ने अपना जो बिड था एक इटालियन स्टील मेकर के लिए वो बढ़ा दिया है। पहले 2 बिलियन यूरोस का ये जो बिड था वो अभी 4 बिलियन यूरोस का किया है। अगर हम इस इटालियन स्टील मेकर की बात करें तो एक यूरोप का लार्जेस्ट इटालियन स्टील मेकर था, और अभी जो अगर हम बात करें इस यूरोपियन स्टील मेकर की तो फिलहाल कुछ डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, और इसी के चलते हुए आगे अगर हम बात करें प्रोस्पेक्ट तो एक अच्छा ग्रोथ जो है जिंदल स्टील को इस स्टील मेकर कंपनी से देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम खबरों के दम पे बात करें तो आज के दिन में इन सब स्टॉक्स पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक करके एक सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन कोल इंडिया जहां पर गौरव ने भी बताया बड़ी खबर निकल कर आई है। एनसीएल लिमिटेड जो कंपनी की सब्सिडरी है उन्होंने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, और एनालिस्ट का मानना है कि 8 से 10% तक कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा FY 26 और 27 में। तो बड़ी खबर, और स्टॉक में भी पॉजिटिव रिएक्शन इस खबर के दम पर आज नजर आ सकता है। किरण सर, आपसे पूछना चाहूंगी कोल इंडिया के चार्ट्स पर आपकी क्या राय होगी? सो कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा कि 350 360 का था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो गया और वापस स्टॉक अपनी फॉलिंग चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। नो डाउट स्टॉक को 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। जो उसका प्रीवियस सपोर्ट है 350, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। इमीडिएट लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट 395 396 तक के लेवल, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस करते हैं उसके बाद एक अच्छे खासे लेवल्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कोल इंडिया 350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाना चाहिए। 350 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह। 395 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और पॉजिटिव खबर आज निकल कर आई है प्राइस हाइक को लेकर। FSA रियलाइजेशन कंपनी के बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते यहां पर आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर से ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी गौरव ने एक खबर बताई, जहां पर कंपनी को वार्निंग लेटर मिला है अपनी एक फैसिलिटी के लिए। तो थोड़ी सी नेगेटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। प्रोडक्ट सबमिशंस अभी भी पेंडिंग है, और वार्निंग लेटर टेम्पररी इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस को। आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ग्रैन्यूल्स इंडिया इस स्टॉक पर नेगेटिव खबर तो है ही, लेकिन स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल 2% टूटा था, और पिछले एक महीने में 10% ऑलरेडी ये स्टॉक टूट चुका है। क्या राय होगी आपकी ग्रैन्यूल्स इंडिया पर? देखिए यहाँ पर पे एक तो स्टॉक में जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखने को नजर आएगा, और हम जो जिस एनवायरनमेंट में बाजार के वहां पर पे अगर से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो ये जब बुल मार्केट था ये नेगेटिव न्यूज़ शायद आपको 3-4% 5% के करेक्शन आते थे और वहां से वापस एक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी बनती थी। पर मुझे लगता है कि अभी के इस एनवायरनमेंट में ये जो प्राइस करेक्शन है ये थोड़ा डैमेज ज्यादा होगा, और आप अगर से स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले एक महीने में 2 बार तोड़ने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 440 450 तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली यहाँ पर भी देखने को नजर आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा, और उसमें स्टॉक कहीं ना कहीं 8 से 10% की डिप दिखाता हुआ शायद नजर आ सकता है। % की डिप यहाँ पर ग्रैन्यूल्स इंडिया पर नजर आती हुई नेगेटिव खबर यहाँ पर है। लेकिन आशीष जी, आपके मॉर्निंग कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देखिए पूरा जो बैंकिंग और BFSI स्पेस है वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, और यहाँ पर पे पहले अगर से मैं BFSI को कवर करूँ जहाँ मेरा व्यू थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, वहाँ पे मुझे लगता है कि चोलामंडलम एक कंपनी है जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर पे एक तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीजनेबल है, और अगर से इसके हम 5 ईयर एवरेज पे देखें 10 ईयर एवरेज पे देखें तो ये वैल्यूएशन कंपनी काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। सेकंड, क्वालिटी ऑफ जो बुक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा जो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है अपार्ट फ्रॉम CV बिजनेस, तो वहां पर पे भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 1350 पे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस स्टॉक ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से ये बेस जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, मैं मानता हूँ स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई पे जो कि करीब 1650 1670 के जोन में उसको
रीटेस्ट करेगा और इवेंचुअली उसको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, उस पर भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू चोलामंडलम। यहाँ पर पे वैल्यूएशन काफी डिस्काउंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे हमने जो लोन ग्रोथ देखी है या क्रेडिट ग्रोथ देखी है वो कंपैरेटिवली लेसर रहती है चोलामंडलम के सामने, बट उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी भी काफी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ कर रही है। और अगेन यहाँ पर भी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 575 पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया हुआ है और यहाँ मुझे लगता है 660 670 तक की जगह हमें श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जैसे मैंने कहा, स्पेशलिटी केमिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है और वहां पर भी मैं लीडर एसआरएफ के ऊपर बात करना चाहूंगा। इस कंपनी ने करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर में किया और हमें लगता है कि जो डी स्टॉकिंग का एक बड़ा ट्रेंड पिछले 2-3 सालों में बना था, वो अब कहीं ना कहीं वापस एक स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, जिसका क्लियर बेनिफिट एसआरएफ को मिलेगा। साथ ही साथ 5 से 7 ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो कंपनी आने वाले 2 सालों में लॉन्च करेगी और अगेन उसके भी बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो टॉप लाइन है वो यहाँ से डबल होती हुई नजर आएगी, जबकि शायद आपको एनवायरनमेंट स्पेशलिटी केमिकल का बहुत अच्छा नहीं दिखे, पर उसके बावजूद भी क्योंकि जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन इस कंपनी ने की है, कंपनी की टॉप लाइन बढ़ेगी और ये क्लियरली प्राइस बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पे स्टॉक अपने 20, 50 और 200 डे सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से स्टॉक ने 2750 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है। ये बेस स्टॉक होल्ड करता है तो 3400 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ एसआरएफ के स्टॉक में थोड़ा मीडियम टर्म में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये तीनों स्टॉक चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस और एसआरएफ हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स, चोलामंडलम फाइनेंस, एसआरएफ जैसे स्टॉक्स पर आपने अपनी राय दी, लेकिन कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कोल इंडिया पर। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है और कौन से स्टॉक्स पर अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स आज सुबह दिखे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा कोल इंडिया के साथ, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है और जेपी मॉर्गन की दरअसल यहाँ पे रिपोर्ट है। न्यूट्रल का कॉल है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 395 से बढ़ा के 420 का किया है। इनका कहना है कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है कि जो एडिशनल रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे करीब 3,380 करोड़ रुपए के आसपास की, जो 300 रुपये के आसपास का एडिशनल चार्ज ये लगाने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के एबिटा पे होगा। करीब 8 से 10% के आसपास का एबिटा पे इम्पैक्ट जो है FY26 और FY27 में आपको देखने मिलेगा और इसके लिए उन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 395 से बढ़ा के 420 का किया है और न्यूट्रल की सलाह है। अगली रिपोर्ट जुबिलेंट फूडवर्क पे है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 850 का है। देखिए कल एनालिस्ट डे था यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क का और उसमें काफ़ी सारे बातें निकल के आई। 2 चीज़ इनको सबसे अच्छी लगी, एक तो स्टोर एक्सपांशन जो ये कंपनी करने वाली है, FY28 तक 3,000 के आसपास स्टोर्स होंगे, और दूसरा ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी पे कंपनी का काफ़ी फोकस है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो कंपनी बढ़ाने वाली है, तो ये इनको पसंद आया है। इसके लिए आउट परफॉर्मर का कॉल है और 850 का प्राइस टारगेट। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे इन्वेस्टर की एक रिपोर्ट है, अपग्रेड किया इन्होंने ICICI प्रू को, होल्ड से अब खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 725 का दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा है और ICICI प्रू में इनको ये सबसे अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आगे चल के जो VNB ग्रोथ है पूरी इंडस्ट्री की FY25 से 28 तक करीब 13 से 16% के आसपास रह सकती है। इनको प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो है काफ़ी पसंद आ रही है और यहाँ पे ये जो कंपनी है ICICI प्रू, उसको इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। आखिरी में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है अल्ट्राटेक पे। दरअसल इन्वेस्टेक ने यहाँ पे एक खरीदारी की सलाह दी है और 12,450 के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि कल जो खबर आई थी दरअसल कि ये वायर एंड केबल में उतर रहे हैं, उसके चलते 1800 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स करेंगे। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट आई वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और एक ओवर रिएक्शन जो है वो कल अल्ट्राटेक में देखने मिला था। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जितना केपेक्स से कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल प्राइस पे करीब 60-62 रुपये के आसपास है, लेकिन स्टॉक देखिए कल 550 रुपये गिर गया था। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदारी के अच्छे मौके हैं, तो आप खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में। खरीदारी की सलाह है, टारगेट 12,450 पे है, तो स्टॉक पे आज आप खास नजर रखिएगा।
बिल्कुल, तो इन्वेस्टेक की अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट, इसके अलावा इंश्योरेंस, कोल इंडिया जैसे कई सारे स्टॉक्स पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है और कोल इंडिया पर टारगेट्स भी बढ़ते हुए नजर आए। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट आज तो शुक्रवार का दिन भी है। सोमवार और शुक्रवार को थोड़ा और ज़्यादा डर लगता है क्योंकि टिपिकली मार्केट्स उस दिन थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड अपने लॉस को या फिर एक्सटेंडेड अपने गेंस को ले जाता है। तो आज शुरुआत में करीब 170 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डरा रहा है। ऑलरेडी कल हम किसी तरह से 22,500 को बचा पाए। डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर शॉर्ट कवरिंग का बम चला ही नहीं और इस बार के सीरीज़ में रोल ओवर, ओपन इंटरेस्ट, प्रीमियम्स सब कुछ इंक्लूडिंग पीसीआर हम सब कुछ नॉर्मल्स लेके आए हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर भी लगता नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। आशीष चतुर्मोता, किरण जानी दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। दोनों मेहमानों से हम बैक टू बैक काफ़ी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। पहले तो आशीष भाई मैं आपके पास आता हूँ। कल ज़ोरदार पिटाई हुई है और वायर वाली कंपनीज़ की, उसमें आरआर कैबल शामिल था, केईआई इंडस्ट्रीज़, हेवल्स, पॉलीकैब, ये सब शामिल है। आप मेरे को सिर्फ पॉलीकैब का चार्ट देख के बताइए कितना और फॉल आ सकता है। कल न्यूज़ इम्पैक्ट था और आज कितना आ सकता है सर? 1800 करोड़ का जो केपेक्स अल्ट्राटेक सीमेंट ने बात की, उसका इम्पैक्ट पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में मिला। बट एक और चीज हम जो मानते हैं वो ये कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है। अब देखिए कि मार्केट सेंटिमेंट पे भी चलता है और हमने सेंटिमेंट को देखा जब स्टॉक ने करीब करीब 5 करोड़ हमने देखा करीब ऑलमोस्ट 50-55 लाख शेयर का जो वॉल्यूम है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिला, जो औसतन बेसिस पे 4-5 लाख शेयर होता था। तो ऑलमोस्ट 10x वॉल्यूम जंप हमें देखने को मिला और स्टॉक ने अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस को तोड़ दिया। अब मेरा मानना है कि यहाँ से अगर से स्टॉक की वीकनेस और गहराती है तो ये जो नेक्स्ट रीजनेबल आपको सपोर्ट मिलेगा वो 4200 से 4300 के जोन पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वहां तक एक डाउनसाइड पोटेंशियल पॉलीकैप के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें लगता है कि 42-4300 एक अच्छा एरिया होगा जहां पर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं या इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो बाय एंड डिप जो जिसको हम कहते हैं वो 4200 का जो जोन है वो अट्रैक्टिव जोन होगा। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ठीक है, आशीष भाई ने डिस्क्लोजर भी दे दिया। एक डिस्क्लोजर मैं भी दे देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बोला किरण जानी और आशीष चतुर्मोता टेक्निकल एनालिस्ट में सब बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। किरण जी तो टेक्निकली चीज़ें समझते हैं, लेकिन आशीष भाई तो टेक्निकली फंडामेंटल डेरिवेटिव से कंप्लीट एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जैसे मैंने पॉलीकैप के बारे में पूछा, मेरे को लगा कि आशीष भाई सिर्फ लेवल्स की बात बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इसके पीछे की सारी स्टोरीज भी आपको रफ में कैलकुलेट करके बताई है। आशीष जी, इसके लिए अच्छा किया आपने, बढ़िया से अच्छे से बता भी दिया और दोनों को आपने सही जवाब दिया। भाई नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को भी अभी नहीं आना है, ठीक है ना। पुराने वालों को भी 2200 तक की वेट कर 4200 तक की वेट करनी, आएगा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। और नए वालों को भी 4200 की, अपने भाव से खड़े रहो इस मार्केट में। भाव की कल्पना में मत करो, आ भी सकते हैं कोई भी रेट है आजकल तो भाव से खड़े रहो, आ जाएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो छोड़ देंगे। किरण सर, एक शेयर और है जुबिलेंट फूडवर्क। कल इनकी प्रेस इन्वेस्टर्स मीट हुई, एनुअल मीट थी एक्चुअली में, वो कंप्लीट हुई, थोड़ा शेयर टिका भी हुआ था। एक बार जरा आप मेरे को बताना इस सीरीज के अंदर चल सकता है क्या जुबिलेंट फूडवर्क? जुबिलेंट फूडवर्क की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हमने देखा था कि एक अपरेंट पैटर्न ब्रेकआउट, उसके बाद का जो रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट में हमने देखा कि 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन बना के वापस बैक टू बैक का हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है, वापस अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आ रहा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम 640 का देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बाय करना चाहिए 640 के स्टॉप लॉस के साथ। जब तक 640 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, वापस देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 700-740 तक की एक रेंज देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली 640 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। आशीष भाई, पिछले आप 2 दिन से देख रहे होगे एयू बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इनमें थोड़ा स्पार्क आया था। ये सीरीज का स्पार्क था या फिर आप इसमें कुछ और नोटिस कर रहे हैं? अब सीरीज भी निपट गई, आज गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है, तो ये वापस टूटेंगे क्या? एयू बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, इस तरह के स्मॉल टिकट बैंक्स। डिम्पी, ये प्रश्न मेरे लिए? हाँ बिल्कुल आशीष भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन प्लीज। जी,
नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी एक शॉर्ट टर्म में शायद आपको इन स्टॉक्स में रिकवरी देखने को नजर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैल्यूएशन का कंफर्ट बैंक्स के अंदर काफी अच्छा है। और रीसेंट जो आरबीआई का एक गाइडलाइन आई जिसमें हमने देखा रिस्क वेट को भी कम किया है, तो रिस्क वेट अगर से कम होते हैं तो अगेन बैंक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होगी टुवर्ड्स एनबीएफसीज। और एनबीएफसीज के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर पे भी हम देख रहे थे कि उनको लेंडिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज, उनको बोरोइंग करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी बैंक से, तो वहां पर पे उनका सोर्स ऑफ फंडिंग इंप्रूव हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट ऐसे तो अक्रॉस द बोर्ड सभी बैंक्स को मिलेगा, बट इस कहीं ना कहीं ये जो बैंक्स है आरबीएल, बंधन, इस तरह के बैंक्स जो है ये पिछले कई समय से बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे और इनके वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही लो साइड पर ट्रेड कर रहे थे, तो इनमें थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म बेट जिसको हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म बेट अभी भी हमें लगता है प्राइवेट बैंक में क्वालिटी बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक या एक्सिस बैंक रहेंगे। और अगर से आपको एनबीएफसी प्ले करना है तो जैसे मैंने कहा चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिंस जैसे स्टॉक है, इनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो कंडीसिव मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अभी कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रहा किसी भी मझोले बैंक्स के लिए। तो मेरा मानना है कि लार्ज कैप क्वालिटी फ्रेंचाइज में रहना चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी को झेलने की इनकी जो कैपेसिटी है वो काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए हमारा जो बायस है वो टुवर्ड्स लार्ज कैप रहेगा। नहीं, पॉइंट टेकन है सर आपका, और यही हमारा सर पहला तीसरा प्रिंसिपल भी आशीष भाई, हम 3 प्रिंसिपल्स के साथ चल रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये है कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं है मार्केट्स के अंदर और डिप्रेशन मार्केट्स के अंदर रखना नहीं है, जो है उसको संभालो। दूसरा हमने जो प्रिंसिपल बनाया सर वो एकुमुलेशंस का है कि जब भी कोई मेजर फॉल है अच्छे शेयर्स को पकड़ो एंड बाय राइट एंड सिट टाइट, है थर्ड प्रिंसिपल है। और जो भी आप बात बता रहे थे ना कि बजाज के अंदर चले जाना, ये अच्छा शेयर हो सकता है, इस ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स ठीक हैं, आपने चोला की बात भी की है इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ बताती है कि भी थर्ड प्रिंसिपल्स को लागू करो कि बाय राइट एंड सिट टाइट, छोड़ दो भी मार्केट को कि हमारे खरीद से ही बाज़ार ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे खरीदते ही बाज़ार कहीं भी जाए हम वहीं टिके रहें, ये हमको करना है। हमारे खरीदते बाज़ार ऊपर आ जाए, ये अप्रोच मेरे को लगता है बिल्कुल गलत है, और आजकल तो वैसे भी गलत है। आप जिस लेवल पे आए होंगे उसी लेवल से नुकसान होना शुरू हुआ होगा, तो थोड़ा सा संभल कर आराम से ट्रेड कीजिए, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन वाली थीम पे भी। एक और शेयर है जो मेरे को पता करना है, जिस शेयर की पिटाई लगातार हो रही है, कल भी 6% टूटा, उस शेयर का नाम है बीएससी। 5 दिन हो गए नॉन स्टॉप टूट रहा है शेयर बीएससी। किरण जानी, एक बार जरा आप बीएससी चेक करोगे कहाँ पे रुकेगा? बीएससी लिमिटेड का हम प्राइस चार्ट चेक करें तो जिस तरह से ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, एक आउट परफॉर्मर स्टॉक था, अब ऊपर में कहीं ना कहीं 5800 5900 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस बने, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली 5200 पे आ चुका है। 5200 पे ऑलरेडी 3 बार उसने सपोर्ट लिया हुआ है, 5100 से लेके 5000, ये उसका सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से एक भारी गिरावट या तो एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो नई खरीदारी के लिए तो अवॉइड की सलाह रहेगी। जिनके पास भी ये स्टॉक है उसमें वो लोग 5050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 5050 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो वहां पे और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है, तो एज ऑफ नाउ 5050 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, नई खरीदारी मेरे हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, शेयर को थोड़ा टिकने देना, और 5 दिन से टूटा हुआ है, एकदम से उतर के बताना, थोड़ा रुक जाना, देखते हैं और क्या होगा मार्केट्स के अंदर। कुछ शेयर्स और भी हैं जो मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मैं ज़रा उसी शीट पे आ जाता हूँ और ज़रा सर से चेक करवाता हूँ आशीष चतुर्मोता से। आशीष भाई, अगर आप देखेंगे ना वोल्टास के अंदर वापस थोड़ा स्पार्क आया, और इस बार जो नई सीरीज़ के अंदर जा रहा है ना ये, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ भी गया है। एक बार जरा वोल्टास चेक करोगे, आपके लिस्ट में है वोल्टास? आशीष, हाँ, ओ ठीक है, आशीष से बात नहीं हो पाएगी अभी, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, वापस से कनेक्ट करते हैं उनसे। किरण सर, जब तक आप ही चेक कर सकते हो वोल्टास, 1 मिनट के लिए जरा आप चेक करोगे। यस, वोल्टास की अगर बात करें तो वापस समर का यहाँ पे थीम प्ले आउट हो रहा है। जिस तरह से समर आ रहा है तो देयर आर चांसेस कि एसी कूलर का जो सेलिंग है वो ऊपर जा सकता है, और उसकी वजह से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है वहां पे एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल आई मीन टू से वहां पे एक स्पार्क आ सकता है। तो वोल्टास डेफिनेटली 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद आया है। एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा था 1800 से 1300 तक का, अब वहां से एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है इंट्राडे चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1290 1280 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए वोल्टास।
ऊपर में कहीं ना कहीं स्टॉक में जिस तरह की चार्ट पैटर्न है 1400 प्लस की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। शिवांगी शारदा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा करते हैं बातचीत और वो भी आपको अपनी अपनी ट्रेड बता देंगी। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आज तो फिर से मार्केट की पिटाई होना तय है। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी देखा तो मूड ख़राब हो गया, और अब तो रोज़ की आदत सी हो गई है, रोज़ सो, रोज़ सुबह उठो, रोज़ पिटो, फिर सो जाओ, फिर पिटो एंड फिर उठो, वैसे वाला कंसेप्ट चल रहा है। उम्मीदें भी अब तो उम्मीदें भी तोड़ रही हैं दम। चलो डाटा तो छोड़ दो, उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, जो कई बार फेक भी होती है। आप मैम बताइए क्या करना है आज, आपका ट्रेड क्या है, आपकी आज की अप्रोच क्या है, और ये पूरी सीरीज का अगर अप्रोच दे दोगे तो और भी अच्छा है। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि मार्केट्स जो है वो काफी प्रेशर में आ चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जारी है। पिछले 5 दिनों से हम लोअर्स बना रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है सपोर्ट्स लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और कहीं भी साइंस ऑफ रिकवरी या फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। तो ये थोड़े बहुत कंसर्न्स है। रोल ओवर्स भी जो हुए हैं वो राउंड अबाउट पिछले सीरीज से ज्यादा है, बट शॉर्ट साइड में है, तो वो भी एक कंसर्न है। बैंक निफ्टी के रोल ओवर भी इम्प्रूव हुए हैं पिछले 3 मंथ एवरेज और पिछले सीरीज से भी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही है, और मार्च के महीने में हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक पुल बैक मूव यहाँ पे जो है नेसेसरी है वो नहीं ऑन कार्ड्स देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट अगर हम लेवल्स की बात करें, निफ्टी में 22,800 अभी भी काफी एक रेजिस्टेंस लेवल्स बना हुआ है, जहाँ पे बहुत अनवाइंडिंग बाकी है एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। और निचले लेवल्स पे 22,250 का एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। तो ये दोनों लेवल्स में काफी एक इम्पोर्टेंट बैंड रहेगा निफ्टी के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एंड स्पेशली हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो एनबीएफसी से भी देखने को मिल रहा है, और छोटे मझोले बैंक्स भी यहाँ पे काफी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी बाजार एक तरफ है और बैंकिंग स्टॉक्स एक तरफ नजर आ रही है। लेवल्स की अगर हम बात करें, 49,500 नेक्स्ट बैंक निफ्टी के कार्ड्स पे है, 48,250 के एक सपोर्ट के साथ, बट ओवरऑल यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मेरा जो पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस, बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में से ही चुना है मैंने। और हम देख रहे हैं कि ये लगातार पिछले 16 दिनों की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करते हुए दिखा है, और काफी अच्छी तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है पिछले 7 सेशन से कंटिन्यूसली। रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव है मार्च सीरीज में, और मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो अप के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट्स है बजाज फाइनेंस के लिए राउंड अबाउट 9,050 के बनते हुए दिख रहे हैं, 8530 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरे को याद है, आपका कल भी हमारे आप शो में थे, बजाज फाइनेंस के बारे में आप कह भी रहे थे शिवांगी, रात 12 बजे जब आप हमारे साथ शो में जुड़े थे कल F&O के। और दूसरी, आप अभी थोड़ी देर पहले आशीष भाई भी हमारे साथ थे, वो भी टिपिकली यही बात कह रहे हैं कि भाई अच्छे शेयर पकड़ो, और अच्छे शेयरों में से जिन्होंने नाम लिया उन्होंने भी बजाज फाइनेंस का ही नाम लिया। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि काफ़ी हद तक कंसेसिस है और डाटा भी है, और इनको झेलने की आदत भी है। बजाज ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स हमने देखा है कि उतार चढ़ाव के अंदर थोड़े टिके भी रहते हैं और अपॉर्चुनिटी भी देती है आपको एंट्री करने की। गुड, तो कुछ कुछ शेयर्स हमने छांट के आपके सामने रखे और एक व्यू पॉइंट भी शिवांगी ने आपको दे दिया। 9:08 हो गए, थोड़ी देर में हम आपके सामने शेयर रखने की भी कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट डाटा भी है, ये भी देखते हैं और क्या होता है। शिवांगी, कुछ और शेयर जो आज बाय और सेल में आपकी लिस्ट में हो? जी डिम्पी, अगर स्टॉक्स की बात करें यहाँ पे, एक काउंटर है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, वो है भारती एयरटेल। ये शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें देखने को मिला था पिछले सेशन में, और उसके बाद हम एक देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो लगातार एक हफ्ते के वीकनेस और सॉफ्टनेस के बाद अब वापस एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है 1600 के लेवल से। तो ये एक अच्छा बेहतरीन स्टॉक बनते हुए नजर आएगा। टेलीकॉम स्पेस में है भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो 1600 का एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रहेगा, बट ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है।
वहां पे हम सपोर्ट लेते हुए इसको नेक्स्ट 1720 के टारगेट्स के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती है तो हम बाकी सेक्टर्स में भी देखेंगे कि एक अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखेगी। ठीक है, डन। कुछ कुछ और शेयर्स आपको शिवांगी बताते हुए इन बिटवीन एक काम करते हैं, नो इंपॉर्टेंट शेयर जिसको हम नवरत्न शेयर कहते हैं, गौरव बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले नोटिस कर लीजिए, फिर बाजार खुलेगा। गौरव बताएं आप प्लीज़। जी हाँ, आज शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के साथ। इस पे खास फोकस बना रहेगा क्योंकि एक सब्सिडरी है इसकी NCL करके, उन्होंने जो है प्राइस हाइक लिया है। 300 रुपीज़ पर टन का ये प्राइस हाइक है और इसी के चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इस सब्सिडरी की बात करें तो लगभग 18% जो है वो इस सब्सिडरी से आता है रेवेन्यू के टर्म्स में। अभी कंपनी का मानना यह है कि इसकी वजह से लगभग 3,800 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है हमें, और ब्रोकरेज का भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव व्यू बनते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं TVS मोटर्स कंपनी ने जो है दो नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। 3 व्हीलर सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं मैक्सिकन कंट्रीज के लिए, और यहाँ पे 200 एंड 225 सीसी के सेगमेंट में ये जो नए प्रोडक्ट्स है वो उन्होंने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया पे, यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। US FDA की तरफ से ग्रैन्यूल्स इंडिया के गांगीलापुर फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिला है। कंपनी का मानना यह है कि हालांकि पहले से जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उस पर कुछ इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट जो नए प्रोडक्ट्स है और जिसके अप्रूवल है इसके ऊपर कुछ डिले जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं टाटा पावर की। कंपनी की एक सब्सिडरी है TP सोलार, उनको लगभग 630 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है जिसके चलते हुए वो जो है सोलार मॉड्यूल्स सप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की, क्योंकि एजेंसीज के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज को US FDA की तरफ से टेंटेटिव अप्रूवल मिला है एक नए ड्रग के लिए जिसका नाम है निकोटिल्निब। ये जो ड्रग है वो कहीं पे क्रॉनिक ल्यूकेमिया को ट्रीट करता है और इसके चलते इस पर नजर बनी रहेगी। जिंदल स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी फोकस बना रहेगा क्योंकि न्यूज़ फ्लो के हिसाब से जिंदल स्टील जो है वो बिड कर रहा है एक इटालियन स्टील मेकर के लिए। ये जो इटालियन स्टील मेकर का बिड था वो पहले 2 बिलियन यूरोस का था, जो अभी उन्होंने बढ़ा के 4 बिलियन यूरोस का किया है। अगर हम इस कंपनी को देखें तो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी थी इटली में, बट फिलहाल में कुछ डिस्प्यूट्स में वो अटकी है, तो इसके चलते एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है जिंदल स्टील को इस एक्विजिशन के बाद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो ब्रोकरेजेस के चलते हुए फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जुबिलेंट फूड। कल ही हमने देखा था कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो उन्होंने दिया था, उसमें FY28 के लिए काफ़ी क्लियर पाथ जो है वो उन्होंने दिया था, और उसके बाद अभी बर्नस्टीन ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 850 रुपये का। उनका मानना यह है कि कंपनी का जो फोकस है टेक्नोलॉजी पे और KPI सुधारने पे, वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में कंपनी को ला सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट पे, क्योंकि इन्वेस्टेक का कहीं पे मानना यह है कि इंश्योरेंस में ये जो ग्रोथ है VNB में स्पेसिफिकली वो 12 to 15% की रह सकती है, बट जबकि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन कहीं पे 5 to 12% की ही ग्रोथ कंसीडर कर रहा है, और इसी की वजह से उन्होंने रीइटरेट किया है उनका बाय स्टांस ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस पे। जबकि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली ICICI प्रू की, तो उन्होंने वहाँ पे रेटिंग जो है वो भी अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस दिया है 725 रुपीज़ का। और अगर हम दूसरे कुछ कंपनीज की बात करें जैसे HDFC लाइफ, मैक्स फाइनेंस, SBI लाइफ, वहाँ पे उन्होंने अपना बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। आखिर में बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। कल हमने देखा था कि कंपनी जो है वो केबल्स एंड वायर्स में जा रहा है, उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 5% से भी ज़्यादा फॉल जो है वो देख रहा था। अभी इन्वेस्टेक का मानना यह है कि ये जो फॉल है वो एक अनवारंटेड था। अगर हम इस सेगमेंट की बात करें केबल्स एंड वायर, तो एक अच्छा सेगमेंट है, एसेट को काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो दे सकता है, मार्जिन भी अच्छे है, और इसी के चलते उन्होंने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो रीइटरेट किया है 12,450 रुपीज़ पे, और बाय रेटिंग भी दिया है। उनका मानना यह है कि अभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आज के दिन में अगर हम बात करें 9 के 9 रत्न भी, तो वहाँ पे ये जो 9 कंपनीज है उस पर हमारी नज़र जो है ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए कि 9 के 9 रत्न शेयर आज कौन से हैं, यानी कि 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहाँ पे आज न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आएगा, गैप डाउन, गैप अप या फिर कुछ एबनॉर्मल और ट्रेड के साथ। 1 मिनट रह गया मार्केट का खुलने का। शिवांगी, थोड़ी देर पहले हम आपके सामने बात कर रहे थे ना, उम्मीदें ही टूट रही हैं, तो हमारे एक व्यूअर है, उनका नाम है आनंद साहू, उन्होंने ना हमें लिख के भेजा है एक बहुत अच्छा शेयर ही समझ लो आप, मैं ज़रा इसमें समझता नहीं उन सब चीज़ों को, तो एक शेयर लिख के भेजा। किरण जी ज़रा आप भी सुनिएगा। हाँ, उन्होंने लिखा है कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। तो उम्मीदें ना रखें मार्केट के अंदर, जिस उम्मीदों की हम बात अभी कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें कहाँ ज़्यादा घाव देती हैं।
तो शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको लिख के भेजा। मैं ज़्यादा इसमें साहित्य में मेरे को थोड़ी रुचि भी कम है और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं इस पर और कुछ नहीं जोड़ पाऊँगा, लेकिन आपने जो भी लिख के भेजा अच्छा ही था, लगा सुनने में भी और बोलने में भी। एनी हाउ, मार्केट अभी खुल रही है, आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप। 400 पॉइंट तो सेंसेक्स को देने पड़ेंगे, 110 पॉइंट देने पड़ेंगे निफ्टी को, 22,500 के खुलेगा नीचे निफ्टी। तो देखो डैमेज तो है ही, और बैंक निफ्टी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बैंक निफ्टी भी प्रेशर में खुल रहा है, करीब 306 पॉइंट, 48,437, ये भी 48,500 को तोड़ के ही खुलेगा। आ जाते हैं गेनर लूजर्स पे। मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, ज़रा वो देख लीजिए। नुकसान होगा आज टाटा कंज्यूमर्स को 1% का, M&M को होगा, टेक महिंद्रा को शुरुआती होगा, एसएल टेक को होगा। IT कंपनी साफ समझ में आ रही है। और आज जो गेन है वो सन फार्मा को होगा, शुरुआत में बड़ा थोड़ा सा। मार्केट खुला है, ओपनिंग ट्रेड आना शुरू हो गए हैं, यानी कि टिक्स आना शुरू हो गए हैं। 135 पॉइंट, अब 140 पॉइंट, अब 150 पॉइंट गया निफ्टी, और करीब 450 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया। रोज की आदत सी हो गई है ये बात बोलने की कि बाजार चला गया, बाजार गिर गया, बाजार टूट गया, और देखते देखते फ्री फॉल जैसा मार्केट्स ने अपनी पोजीशंस को बना लिया है। और अभी करीब 170 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पर आपको देखने को मिल रहा है, और करीब 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर। परसेंटेज में देखेंगे तो करीब करीब दोनों ही बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कोई डाइवर्जेंस है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद ख़राब है, 300 वर्सेस 1300। आज पूरा दिन लग जाएगा इस एडवांस डिक्लाइन की रेशियो को सिर्फ ठीक करने में, अगर ठीक करना है तो, नहीं तो फिर देखते ही रह जाएंगे। मार्केट ने 22,400 के भी लेवल को ब्रेक कर दिया, 500 तो गैप के साथ टूटा, उसके बाद 400 जो था वो भी तोड़ा सामने से, और अभी 348 है। 200 पॉइंट निफ्टी साफ हो चुका है, और करीब 500 पॉइंट तक की गिरावट बैंक निफ्टी पे आ चुकी है। इंडिया विक्स स्लाइटली 3% बढ़ा, ये 3% बढ़ने पर भी 14 नहीं है। आप सोचो, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसे हो रहा है और कोई आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है बॉस इतना ज़्यादा, ये बात ठीक है कि बाजार गिर रहा है, लेकिन आप उनसे पूछो जिनके हार्ड एंड मनी मार्केट्स के अंदर लगी हुई हैं, भाई कोई तो कुछ करे, कि सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठा रहे कि नहीं FIs आ जाएंगे। कब तक होगा ये, कब तक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को आप देखते रहोगे, झेलते रहोगे? अब मान लो कल US और यूरोप भी गिरने लग गए, फिर आप क्या बोलोगे? फिर हमें उनके साथ तो सिंक होके भी गिरना पड़ेगा। तो हमारी किस्मत में सिर्फ गिरना ही बाकी है क्या? किसी ने वीडियो मेरे को भेजा, उसने बोला जी हमने तो कई सालों से लगातार बैक टू बैक तेज़ी अपना रहे थे, कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो जाके नीचे हम आएंगे, कहीं तो टूटेंगे। अच्छा चलो ठीक, टूटेंगे भी, रुकेंगे भी, ऐसा टूटेंगे या ऐसा गिरेंगे? खैर एनी हाउ, 200 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी खड़ा हुआ है, और आप अपनी स्क्रीन पर वो सभी चीज़ें देख पा रहे हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, फ्राइडे और सोमवार को तो बड़ा खतरनाक लगता है टिपिकली मार्केट्स के लिहाज से भी। चलिए कुछ मैं आपको शेयर्स दिखा भी देता हूँ जहाँ पे थोड़ी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। पहले मैं पर्टिकुलर शेयर्स के नाम बोलूँगा, पहले वो दिखाना, फिर हीट मैप दिखाना। पहले ज़रा 5-6 बड़े शेयर्स दिखाओ, उसमें दिखाओ HUL, L&T, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक, TCS और इन्फोसिस, ये 6 शेयर दिखाओ। प्रोड्यूसर्स आप फटाफट से फायर करते जाना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 5-6 बड़े शेयर जिनके पास मार्केट की वेटेज रहती है, टिपिकली उन सब में परसेंटेज में कितना नुकसान है। ज़्यादातर शेयर लाल निशान में ही आपको दिखेंगे, फटाफट से फायर करते जाओ। और इन सब में करीब आधे 1-1.4% तक की गिरावट आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। और इसमें से 1-2 शेयर तो बड़े ही क्रिटिकल है, जैसे रिलायंस का 1200 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, L&T करीब 1.25% टूटा हुआ है, अभी HUL बाकी है, और TCS इन्फोसिस भी बाकी है। ज़रा स्पीड से फायर करो और जाके जल्दी जल्दी फिर दूसरे शेयर्स भी आपको हम दिखा पाएँ। कोल इंडिया के अंदर आपको इकलौता ऐसा शेयर है जो मेरे को अभी हर निशान में दिख रहा है, अदरवाइज तो वैसे कुछ बड़े शेयरों में कोई और बड़ा दम नहीं है। पॉलीकैब थोड़ी सी रिकवरी हुई है, आज के नोटिसेबल शेयर्स हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस वाले काउंटर्स में से एक थोड़ा हरे निशान में मेरे को शेयर दिख रहा है। इसके अलावा सनोफी इंडिया करीब 5% ऊपर, KSB पंप करीब 3% ऊपर, RR कबल भी कल काफ़ी ज़ोर से टूटा, हल्का सा हरे निशान वहाँ पे भी आपको दिखेगा। लेकिन जो पिटने वाले शेयर्स हैं अगर मैं वहाँ पे बोलूँ तो इंडसइंड बैंक के अंदर अब करीब 3-3.5% तक की गिरावट आ चुकी है। उन गिरावट M&M में भी है, NTPC में भी है, टाटा स्टील में भी है, इन सब में गिरावट आपको साफ देखने को मिल रही है।
AB टाटा टेक भी आज टूटा है, IRDA भी टूटा है, फैक्ट और ITI के अंदर भी आज तेज़ नुकसान आपको शुरुआत में करीब 5% का देखने को मिल रहा होगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ख़राब, निफ्टी ख़राब, डाटा ख़राब, सारी चीज़ें अमूमन ख़राब ही ख़राब दिख रही हैं। करें क्या सर, जो दिख रहा है उसको बोलना पड़ेगा, हमारी तो और मजबूरी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आदित्य अग्रवाल भी इस बीच हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं, उनसे अभी पहुंचेंगे, लेकिन हीट मैप इन बिटवीन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से हीट मैप फायर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि सेक्टोरली मूव क्या क्या हो रहा है, किस किस सेक्टर्स में क्या क्या हो रहा है। तो आज की मार्केट देखने के बाद तो लग रहा है कि आपको स्क्रीन पर हरा निशान तो काफ़ी कम दिखेगा। जैसे निफ्टी की जो पूरी हीट मैप हमने दिखाए हुए हैं, आप इसमें देखेंगे करीब 12 शेयर हैं, ठीक है ना, 3 प्लेट है, 12 शेयर है। इन 12 शेयर में सिर्फ एक ही आपको दिख रहा होगा कोल इंडिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्थिति कितनी ख़राब है। बढ़ने वाला सिर्फ 2% है और गिरने वाला उसका जस्ट डबल है, 4.5% है। और बैक टू बैक 2% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स आपकी संख्या भरी हुई है। निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसे दिख रहा है। बड़े शेयरों का तो खैर तांता लगा हुआ है, आज फिर से गिरावट के अंदर। कल छोटे मझोले शेयर्स कुछ हिम्मत दिखा रहे थे, AU, बंधन, RBL, वो सब भी आज गए लाल निशान में। निफ्टी IT इंडेक्स है, इससे काफ़ी उम्मीद थी कि थोड़ा ये क्वेश्चन देगा, क्योंकि इसके पास करेंसी बेनिफिट है, टूटने पे इसका बेनिफिशियरी हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये भी टैरिफ के चाबुक से डरे हुए हैं। और TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में भी, जिनका मेजर बिजनेस है, टेक महिंद्रा का भी मेजर बिजनेस बाहर से ही है, और सब के सब शेयर्स अभी भी प्रेशर में आपको दिख रहे होंगे। रियल एस्टेट के काउंटर्स की तो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी लास्ट सेशंस में। उम्मीद थी कि इस बार बजट में जो कट मिला है, इनकम टैक्स का रिलीफ आया, शायद रियल एस्टेट को बूस्ट करेगा। गुम हो गया, सब कुछ गुम हो गया इस मार्केट की गिरावट में। आपको तो याद भी नहीं है कि आज से सिर्फ 25 दिन पहले, 30 दिन पहले देश के वित्त मंत्री ने ये कहा कि भैया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, ना उसकी कोई चर्चा करता है। जितने टैक्स में पैसे बचने थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे तो मार्जिन्स में ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अपने ही माल को बचाने के लिए मार्जिन्स दे चुके हैं। और अभी तो सीरीज़ का रोल ओवर करके आए हैं, उसके अंदर भी जिनके पास पोजीशंस पड़ी होंगी, मैं समझ सकता हूँ रोल ओवर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा पे की होगी और दिल दुखता होगा। एक तो पैसे जा रहे हैं, ऊपर से रोल ओवर की कॉस्ट जा रही है, और क्या करें क्या फिर। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हीट मैप वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब तीनों मेहमानों से हम ट्रेड लेना शुरू करते हैं, किरण जानी, शिवांगी शारदा, आदित्य अग्रवाल से। पहले आदित्य जी से शुरू करते हैं। आदित्य जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज का दिन आपसे बात हो रही है, वैसे तो ठीक है, लेकिन मार्केट के हिसाब से बहुत ख़राब है। आदित्य भाई आप ज़रा बताइएगा कि आपने मार्केट्स में क्या देखा, ओपनिंग ट्रेड आपकी तरफ से क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल शुरुआत बहुत ही खराब हुई है एक नए एक्सपायरी की। और कल तक हम देख रहे थे कि 22,500 समहाउ होल्ड कर रहा था मार्केट, लेकिन आज उसको ब्रेक करके और 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीकनेस बहुत है मार्केट में, हालांकि बहुत ओवरसोल्ड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट प्राइस एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक कि प्राइस एक्शन में एक रिवर्सल नहीं दिखता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक टर्न अराउंड नहीं आएगा और लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि एक डिसाइसिव 22,500 के ऊपर मार्केट वापस आज नहीं निकल कर आता है। अब अगर हम ट्रेड्स की बात कर ले तो वीकनेस यहाँ पे काफी जगह पे है डिम्पी जी। तो एलएनटी मुझे लग रहा है यहाँ पे और वीकनेस यहाँ पे गिरा सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं एलएनटी में। 3100 का स्टॉप लॉस, 3100 का टारगेट लगाए और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 3220 का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आईटी शेयर्स में भी काफी भारी गिरावट देखने में मिल रही है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही स्टॉक बहुत वीक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्फोसिस में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर गहराएगा, तो उसको भी सेल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। यहाँ पे टारगेट बनकर आएगा 1650 का और ऊपर स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1760 का। ठीक है, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स। एलएनटी पर खरीदारी की राय 3100 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 3220 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह एलएनटी पर यहाँ पर आदित्य ने दी है। किरण सर गुड मॉर्निंग, आपके मॉर्निंग कॉल्स आज कौन से होंगे बाजार ओपनिंग के बाद? सो मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी हद तक खराब है, तो मेरे हिसाब से थोड़े फाइनेंस सेक्टर की साइड आपको देखना रहेगा। तो चोला फाइनेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है, 14, 20, 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि कल एक अच्छी खासी यहाँ पे अप स्विंग थी, अब आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो इस गैप डाउन ओपनिंग में डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 1430 के आसपास है, 1400 का एक स्टॉप लॉस आप रखिए और ये पूरी सीरीज के लिए भी आप स्टॉक को होल्ड रख सकते हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1450 या 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी सीरीज में आपको 1500 प्लस तक के टारगेट चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं।
दूसरा एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डिम्पी जी के साथ, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ओपन लो सेम है, कल भी ओपन लो सेम था। तो अगर नीचे में आप देखोगे तो जब तक ये 1690 1695 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक वहां पे एक उछाल आ सकता था। आज जो हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है एंड 1695 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कल का और आज का लो सिमिलर के आसपास ही है। तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से एक बार एचडीएफसी बैंक भी लॉन्ग करना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक एंड चोला ये हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। एचडीएफसी बैंक और चोलामंडलम इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय किरण जी देते हुए, जहां पर 1460 से 1500 तक के लेवल्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर नजर आ सकते हैं और इसी के साथ एचडीएफसी बैंक इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। शिवांगी, आप बताएं आपके कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग शेरशाह। तो हम मेरे पिक्स पे एक रडार पे है इंडिगो। ये स्टॉक जो है वो रेजिलिएंट रहा है ऐसे बाजार में भी, और 2 दिनों की थोड़ी सॉफ्टनेस के बाद एक वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। खास बात ये कि बाइंग जो है इररिस्पेक्टिव मार्केट के वॉलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद यहाँ पे देखने को मिल रही है और मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से ही काफी पॉजिटिव है और मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ मौके ढूंढे खरीदारी के। 4650 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे, 4380 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ठीक है, तो ये नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर शिवांगी से, लेकिन इसके अलावा कुछ मेटल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा सेक्टोरल इंडेक्स आज के सत्र में निफ्टी मेटल इंडेक्स ही है, 2% से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स पर। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आज है। एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता सभी स्टॉक्स 2.5 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। शिवांगी, इन मेटल स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी और आज की भारी गिरावट के बाद क्या इनमें से कोई स्टॉक्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ग्लोबल टैरिफ्स के भी एक कंसर्न्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से आप देख लो, अगर जो भी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जो मेटल में हुआ करते थे वो भी अब काफी गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। अब काफी इसमें गिरावट हमने देखी है पिछले 4 दिनों से, तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरा यहाँ राय रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, इस जोन्स पे फ्रेश सेलिंग ना करें, स्टेबिलिटी आते ही हम वापस से एक पोजीशन के लिए कॉल लें। ठीक है, तो ये नजरिया मेटल इंडेक्स पर। चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी भारी गिरावट है। याद रखिए टैरिफ वॉर की चिंता, और आज सुबह एजेंसी से खबर निकल कर आई कि इंडिया शायद रिलैक्स कर सकती है टैरिफ्स जो लगाए जाते हैं इंपोर्टेड कार्स पर, जिसके चलते एमएनएम यहाँ पर 3.5% की फिर एक बार गिरावट दिखी है। अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी भी 2.5 से 3% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। आदित्य, एमएनएम इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? अच्छा, बहुत अच्छे सपोर्ट पे है स्टॉक्स। 2600 और 2620 ये दो लेवल्स बहुत ही अहम रहेंगे स्टॉक के लिए, तो वो थोड़ा केयरफुली वॉच करना चाहिए। अगेन डेली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है स्टॉक, लेकिन अगर मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये 2600 के लेवल्स को तोड़ेगा तो शायद 2500 के लेवल्स को भी ये ब्रीच कर जाए नीचे की तरफ। तो हड़बड़ाए ना अभी इसमें लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 2600 का स्टॉप लॉस बना के रखें इसमें, और अगर 2600 ब्रेक करता है तो एग्जिट करे। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है या तो इसको सेटल होने दे, 2700 के ऊपर वापस ट्रेड करने दे तो फ्रेश एंट्री ले, या फिर 2450 2500 के आसपास इसको फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए देखें। अभी अवॉइड करें क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर और गिरा सकती है आने वाले दिनों में। इस समय की सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं गेस्ट से पूछ भी लूँ ना, एक बार तेरा तीनों गेस्ट को दिखाएं, किरण जी को, शिवांगी, आदित्य, आशीष भाई भी होंगे, अब मैं पूछ भी लूँ तो बेचारे क्या बोलेंगे। अब मार्केट को चलना ही नहीं है, शॉर्ट करते समय दिक्कत है, पर इतना टूट चुके हो आप कि छोटा सा स्पार्क भी पता ही नहीं लगने देगा कहाँ पे है। बाय करवा नहीं सकते, शॉर्ट हो नहीं सकता, तो उनकी भी मजबूरी है। अब पूछते हैं तो भाई वो भी थोड़ा कैलकुलेट करके जवाब देते ताकि आपको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। तो मैं सभी मेहमानों से उनके इस धैर्य की और उनके इस समझदारी वाले आंसर्स की थैंक यू भी करूंगा। मेरे को मालूम है टफ टाइम सिर्फ इन्वेस्टर्स सुनने वालों के लिए नहीं है, आप सबके लिए भी तो है ना। अपने भी ट्रेड देखने हैं, फिर गाइडेंस भी देनी है, फिर पता नहीं एंकर क्या पूछ ले आपसे, ये भी तो प्रॉब्लम है।
तो उसके बावजूद भी आप बहुत ही धैर्य से आराम से अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी तीनों मेहमानों का करूँगा जो मेरे पैनल पे इस समय बैठे हैं, और सभी मेहमानों का जो हमारे चैनल्स पे बैक टू बैक आते रहते हैं। शिवांगी, ज्योतिष जी पूछूं आपसे, रिलायंस में ये 1200 टूटने के लिए 1200 को बार बार टेस्ट कर रहा है, ये 1200 को बचाने के लिए बार बार टेस्ट कर रहा है, क्योंकि सारे ही लेवल्स टूटने के लिए टेस्ट हो रहे हैं आज की डेट में बार बार। जी बिल्कुल, आप देखोगे कि 2 दिन पहले ही 1200 से एग्जैक्टली टर्न होते हुए दिखा था। 12 फरवरी को भी हमने देखा था कि 1200 के लेवल्स काफी अहम रहे थे स्टॉक के लिए। तो 1200 का जो एक लेवल है वो काफी इम्पोर्टेंट रहा है लगातार पिछले 3 महीनों से रिलायंस स्टॉक के लिए, और ये टूटने को रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर है, ये टूटना थोड़ा मुश्किल होगा, और ये नहीं टूटे तो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो स्टेबल थोड़े बहुत बनते हुए दिखेंगे भी। तो 1200 का एक अहम लेवल भी रहेगा। अब अगर हम अपसाइड लेवल्स की बात करें तो कैप्ड नजर आ रहा है, बट इमीडिएट बेसिस पे 1230 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हालांकि मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है, तो पेशेंस यहाँ पे लगेगी, और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 1:1 हो रखा है इस लेवल्स पे। पॉइंट टेकन है आपका, 1200 है तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल। हालांकि ये आप इन शेयरों से सिर्फ ऐसा ही समझ सकते हैं कि आपको बुखार हुआ है और आपके घर में आपके मम्मी और पापा या आपका बड़ा भाई है, वो ठीक तो नहीं कर सकती आपको, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि हाँ मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब हैं या मेरे फादर मदर हैं जो मेरे को ध्यान रखेंगे मेरा। ऐसा ही कुछ कुछ रिलायंस को देख के, HDFC को देख के, L&T को देख के, HUL को देख के, TCS को देख के, इन्फोसिस को देख के आना चाहिए। बट अब कई बार ऐसा भी देख के लगता है कि वो खुद ही बेचारे बीमार हैं, आपको क्या ठीक करेंगे, तो उनके भावों में भी दिख रहा है अभी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये दिन, जो बुरे दिन अभी चल रहे हैं, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। आज भी जब 200 सवा 200 पॉइंट मैं निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ गिरावट के, तो मतलब मेरे को तो यही पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा कि हम सब आपके सामने पॉइंट्स रखें कैसे, है ना, और क्या पूछें। अगर एंकर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल है कि पूछे क्या। बार बार बोलूं क्या इस शेयर में ख़रीदारी कर ले, तो सामने वाला ये सोच सके, थोड़ा गुस्सा भी मान सकता है कि क्या ये बार बार एंकर पूछते रहते हैं कि ख़रीदारी कर लें, ख़रीदारी कर लें। हमें पहले अपने शेयर बचाने तो दो, फिर तो हम खरीदारी करेंगे ना। और ये बात सच है कि आप किसी न किसी, अगर आप मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं तो आप किसी न किसी लेवल पे आप आए होंगे, और जिस लेवल पे आए होंगे वहीं से आप फंसे हुए होंगे। ये अक्टूबर से जो शुरू हुआ सिलसिला, आज हम ऑलमोस्ट मार्च सीरीज़ में आ चुके हैं। ये समय कम नहीं होता है, इसके अंदर आप चाहे कितने बाज़ार से दूर रहें, कितने ही मार्केट से दूर रहें, आप ज़रूर किसी ना किसी वे में आप आए होंगे मार्केट में। चाहे SIP से आए होंगे, फंड से आए होंगे, डायरेक्ट शेयर से आए होंगे, या तो पोर्टफोलियो को मैनेज करते होंगे वहाँ से फंसे होंगे। किसी ना किसी रूप से आप मार्केट से कनेक्ट हो ही गए होंगे और मार्केट ने वहीं से लॉस देना शुरू किया होगा। अगर आप बुल हैं तो बियर है, फिर तो जैकपॉट है बॉस, फिर तो भंगड़ा पाओ, खाओ पियो मौज करो वाला गेम है। ठीक, आदित्य अग्रवाल आपसे ज़रा पूछता हूँ, मार्केट खुलने के बाद कुछ आपने नोटिस किया? मेरे पास तो पूछने के लिए भी लिमिटेड क्वेश्चंस है। जी, इनफैक्ट और सेलिंग प्रेशर गहरा रहा है, जैसा कि हम देखिए एक छोटी 10-20 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिली थी मार्केट में, लेकिन अब मार्केट वापस डे लो की तरफ मूव कर रहा है और आईटी शेयरों में ही सेलिंग प्रेशर आ रही है वापस। और बहुत सही कहा आपने थोड़ी देर पहले कि सबके लिए मुश्किल समय है, एंकर्स के लिए भी मुश्किल समय है, हमारे लिए भी मुश्किल समय है, और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय है, क्योंकि उनके पोजीशंस है और अटक गए हैं पोजीशंस, एग्जिट भी नहीं कर पा रहे और पैसे भी नहीं है कि फ्रेश और एडिशन करे, और कहाँ तक एडिशन करे वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मार्केट रुकेगा कहाँ गिर के। एंड ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है ये बताना कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट रहे हैं, उसके बाद अगर देखें तो और भी वीकनेस गहरा रही है मार्केट में। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो सेल करके ही चले। अगर आपको डे ट्रेड लेना है तो वीक काउंटर्स के साथ जाए, उसमें इंट्राडे सेल्स पोजीशंस बनाए और एग्जिट करके जाए पोजीशंस को, लाइट रहे वो बेटर रहेगा। आईटी शेयर्स में ही सेलिंग है। अगर हम HCL टेक देख ले तो उसमें फ्रेश एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है मुझे यहाँ पे, वो मुझे लग रहा है और डाउन साइड की तरफ कुछ 1500 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ऊपर में 1600 का एक रेजिस्टेंस है।
उसके अलावा कुछ भी कहीं पे भी मुझे बाइंग प्रेशर तो दिख ही नहीं रहा है, सब जगह सेलिंग प्रेशर ही है डिम्पी जी। तो थोड़ा दूर रहे मार्केट से अगर आपको ट्रेड करना है तो। इसके अलावा ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2020 भी हमें देखा था और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है और ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड करा था, तो ये भी चले जाएंगे दिन। अच्छा मौका है अगर आपके पास पैसे हैं, कैश पे आप बैठे हो, आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया था तो पोजीशन लेने के लिए अभी। के कुछ स्टॉक्स की हमने चर्चा की। इस बीच हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पर 3.5% की तेजी दिखी है। 724 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। पूरे इंडेक्स के सभी स्टॉक्स में गिरावट है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स ये एक आउटलायर निकल कर आया है। आदित्य, आपसे ही पूछूंगी, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी 722 के आसपास, क्या ये आउट परफॉर्मर रह सकता है आज के सत्र में? आज के सत्र की नहीं बात कर पाऊंगा शीशा, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, यूजुअली हाइज और लोज इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखूं तो बहुत सालों से कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से देखना है तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा विकल्प रह सकता है। यहाँ पे एक 650 का स्टॉप लॉस लगा है और एक पोजिशनल बेट जरूर इसमें ले, क्योंकि वॉल्यूम एक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। तो मुझे लग रहा है ये एक बार 850 से लेवल्स को लेके 950 के लेवल्स को टेस्ट करा सकता है। बट अगेन इसमें पोजिशनल ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे, आपको इंट्राडे पे आप इस पे फोकस ज्यादा ना करें। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर बाजार में गिरावट, आईटी सेक्टर में गिरावट, उसके बावजूद इस स्टॉक में हल्की सी तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर कल भारी गिरावट दिखी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने वायर्स एंड केबल्स में फोड़े किया, जिसके बाद आरआर काबेल, पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज जैसे सभी स्टॉक्स 18 से 20% की गिरावट के साथ कल बंद हुए थे। लेकिन आज यहां पर थोड़ा सा रिबाउंड दिखा है। आरआर काबेल की बात करें तो 3% ऊपर, केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब में भी 1.5 से 2% की तेजी दिखी है। शिवांगी, क्या राय होगी इन 3 स्टॉक्स पर और क्या ये रिबाउंड सस्टेनेबल होगा? जी, पॉलीकैब में कल हमने भारी गिरावट देखने को मिली थी इसमें, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रही है। बट ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक काफी वॉलेटाइल मूव देखा है, वहां पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा केयरफुल रहे। कल हमने राउंड अबाउट 20% ये स्टॉक को टूटते हुए देखा था, और कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हुआ है। यानी कि पिछले 2 महीनों से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा था इस स्टॉक में, पर कल के सेशन एक काफी एक एक्सीडेंट डेंट वाला कह सकते हैं हम। तो आज जरूर एक पुल बैक मूव है, बट मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें ऐसे बाजार में, और थोड़े केयरफुली ट्रेड्स ले, अपने रिस्क रिवॉर्ड को संभालते हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए अपने आप को। ऐसे बाजार में हमें इम्पोर्टेंट है कि कैपिटल को पहले अपना प्रोटेक्ट करें, उसके बाद जो है हम जो है रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ाएं। तो इस रुख रवैया से बाजार को देखें। बिल्कुल कॉशियस रहने की सलाह, कैपिटल प्रिजर्वेशन पर नज़र रखें, ये सलाह आती हुई शिवांगी से। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर से वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर भी 0.3% की तेज़ी आज के सत्र में दिखी है। आदित्य, क्या राय होगी वरुण बेवरेजेस पर? आशीष, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, हम सबको पता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रहा है ये स्टॉक और एक अप ट्रेंड में रहता है यूजुअली स्टॉक। अभी जो करेक्शन देखने मिला है हमें, मुझे लग रहा है ये अच्छा मौका है इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेने का। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा पोजिशनल ट्रेड ले। अगर आपको 100% बाइंग अभी ना करे, स्टैगर्ड बाइंग करे, 50-60% अभी बाई कर सकते हैं अराउंड 420 और लेवल्स, जिसमें और पोजीशन ऐड करे। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये 550 से लेकर 600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है वरुण बेवरेज में लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। पोजिशनल बेट्स ले इसमें और अभी से लेके 420 तक बाइंग कंप्लीट करे, 400 का स्टॉप लॉस लगाए और 550 से 600 के टारगेट्स के लिए इसको बाइंग करें। गिरावट और बढ़ी है, आप करीब 350 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है मार्केट्स के अंदर। आज टिपिकली 9:38 पे ही बोला जा सकता है कि ब्लैक फ्राइडे जैसा फ्राइडे है, और आज सुबह सुबह इसने डरा दिया जब 150 पॉइंट की गिरावट थी। ऑलरेडी हम बहुत ही टूटे हुए थे, लग रहा था कि सीरीज़ चेंज के साथ एक गिरावट का मूड बदलेगा, लेकिन इस सीरीज़ की शुरुआत ही और बुरे नोट पे हुई। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि एक तो पहले ही गरीबी ऊपर से आटा गीला, तो पहले ही दुखद में थे और ऊपर से आज डैमेज और हुआ है। एक और प्रॉब्लम फ्राइडे वाले सेशन में होती है,
टिपिकली जिनके वीकली एडजस्टमेंट्स होती हैं, पैसों का लेन देन होता है वीकली बेसिस पर, उनके पास आज फिर से एक अनड्यू प्रेशर आ जाएगा कि आपको मार्जिन्स भरने हैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही आप रोल ओवर कॉस्ट दे के आए हो और वो रोल ओवर कॉस्ट सिस्टम में चली जाती है, वो वापस नहीं आती है। आपके M2M तो वापस आ सकते हैं, मान लो गया हुआ 1-1.5 लाख रुपए आपका M2M चल रहा है, बाजार ऊपर आ गया तो 1-1.5 लाख रुपए आपके पास आ गया, लेकिन जो रोल ओवर कॉस्ट दी होती है वो वापस नहीं आती है। वो तो आपने समय की अवधि ले ली, पैसे दे के, पैसे दिए और समय की अवधि ले ली कि भाई मेरे को 1 महीना और दे दो, ये पैसे रख लो आप मेरे से। तो एक लॉट की कैलकुलेशन करीब 10,000 पहुंची है कल निफ्टी की, एक लॉट की कैलकुलेशन 10,000 पे पड़ी है कल निफ्टी की, क्योंकि 75 का लॉट है और करीब 125 पॉइंट लगे हैं रोल ओवर कॉस्ट के, तो 10,000 रुपये का खर्चा आ गया एक लॉट को ट्रांसफ़र करवाने का। क्योंकि जो लोग F&O में काम करते हैं ना, मैं उनका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और बहुत ज़्यादा मार्जिन्स हैं। टिपिकली हम सिर्फ 2 लाख रुपए दे के आजकल एक निफ्टी का ले रहे हैं फ्यूचर्स, लेकिन वो तो इमीडिएट मार्जिन होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। वैसे तो निफ्टी है 10 लाख रुपए तक की भी, लेकिन आप 2 लाख रुपए दे के उस निफ्टी को होल्ड करते हो, फिर वो मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं बुक्स में। तो ये जो भी आपको शिवांगी शारदा बता रही थी ना अभी आपको, कि भाई पहले अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखो, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है जाने दो, पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिंदा रहोगे तो सब कुछ करोगे, नहीं रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं उस बात से 100% एग्री करता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं अपॉर्चुनिटी लॉस छोड़ सकता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन को तोड़ नहीं सकता। वो आप अच्छे से करो सर। और मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप तक नहीं है, कि मैं अपने ऊपर भी लागू करूँगा और सबके ऊपर लागू होता है। यही तो लेसन है जो मार्केट में हम इसी समय पे सुनते और जानते हैं, जिसकी वैल्यू कदर पता लगती है, नहीं तो फिर तेज़ी में तो सब कुछ ही माफ़ है। खैर, इस बीच देश के फार्मा एक्सपोर्ट्स को अब हर ऑर्डर के लिए NOC की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको NOC की ज़रूरत नहीं है। नए सिस्टम में क्या खास है, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी से बातचीत की है। एक छोटा सा चंक आपको मैं सुनाता हूँ, फिर कुछ फार्मा काउंटर्स पे बातचीत करते हैं। सर, रेगुलेटर के तौर पर सर हम देखें कि जो क्वालिटी कंट्रोल पे है भारत में कितनी प्रगति हुई है, कितना सुधार हुआ है, और उससे ओवरऑल जो कीमतें हैं दवाई उसमें भी स्थिरता आएगी, इसका आपका क्या मानना है? से क्वालिटी से और कॉस्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी किसी भी दवा का इंटीग्रल पार्ट है। हमारे देश में प्रॉब्लम यही होता है, कुछ कंपनीज जो होती हैं क्वालिटी को कॉस्ट से ऑफसेट करती हैं, कि मतलब क्वालिटी बढ़ाने का मतलब कॉस्ट बढ़ाना। बट हमको ये समझना पड़ेगा कस्टमर को सर्विस करने के लिए एक मिनिमम क्वालिटी सबको बनाना पड़ेगा, वो कॉस्ट से, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही आएगा। सो जब हम वो समझ जाएंगे, उस तरीके से काम करने लगेंगे, तो फिर ये इशू खत्म हो जाएगा कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है क्वालिटी से। अगर कॉस्ट 2-1% बढ़ता भी, वो बहुत, अगर कोई बैठ के कैलकुलेट करेगा तो इट डजंट टेक हेल लॉट ऑफ मनी टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो इसलिए वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो वी जस्ट हैव टू डू एंड सी दिस। शिवांगी, एक बार कोई फार्मा काउंटर आप देखोगे, कोई भी फार्मा काउंटर जो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ है, ज्यादा वीकनेस जिसमें लग रही हो? जी, फार्मा की अभी इस लेवल्स पे बात करें तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर्स रहते हैं, वॉलेटाइल रहते हैं, और ऐसे बाजार में हम देख रहे हैं कि सारे ही अच्छे खासे वीकनेस में हैं। हालांकि हमने देखा है कि वीकनेस जो है वो पिछले 3-4 हफ्तों से परसिस्ट हुई हुई है, तो गिरावट जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। ऐसे बाजार में हमें यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव ही रहना है। हालांकि सन फार्मा एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर लिखा है, बट लुपिन और डीवी स्लैब हम देख रहे हैं वीकनेस में है। तो ये सारे स्टॉक्स कुछ हम रडार पे रख सकते हैं, बट एक बहुत ही छोटे स्विंग के लिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए ही ओवरनाइट शॉर्ट्स कैरी करने की राय नहीं रहेगी फार्मा स्पेस में। फार्मा सेक्टर पर, लेकिन आदित्य बिरला रियल एस्टेट इस स्टॉक में भी करीब 7.5% की गिरावट दिखी है। आदित्य, क्या राय होगी आपकी? आदित्य बिरला रियल एस्टेट पर 1708 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। वीकनेस तो इसमें जरूर है, और बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर हमने ऑलरेडी देख लिया है। फ्रेश सपोर्ट्स जो 1800 पे थे उसके नीचे अब ट्रेड कर रहा है स्टॉक। नेक्स्ट सपोर्ट इस पे 1670 का आता है। अगर वो ब्रेक करता है शीशा, तो मुझे लग रहा है 1600 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा।
तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए अगर आपके पास ऑलरेडी है स्टॉक 1670 का एक की अहम सपोर्ट लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। उसके नीचे एग्जिट कर जाए और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से बेहतर विकल्प है रियल एस्टेट स्टॉक्स में इसके अलावा देखने के लिए, तो उस पर फोकस करें ना कि आदित्य बोला रियल एस्टेट पे। ग्रैन्यूल्स इंडिया, याद रखिए सुबह वरुण ने हमें खबर बताई थी जहां पर कंपनी की एक फैसिलिटी को ऑर्डर मिला है। नेगेटिव खबर यहां पर आशीष चतुर्मोता ने कहा था कि भारी गिरावट भी स्टॉक पर दिखेगी और स्टॉक 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 476.5 के आसपास। शिवांगी, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? ठीक है आदित्य, क्या राय होगी इस स्टॉक पर 6% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ? और डाउनसाइड तो है जरूर रशेषा इसमें। एक बार कहीं ना कहीं स्टॉक मुझे लग रहा है 460 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। 460 455 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक पे। फ्रेश सेलिंग देख सकते हैं इस पे करने के लिए 460 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में आपको सॉरी टारगेट्स के साथ, और ऊपर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 480 का। भाई आशीष, आप बता रहे थे कि हमारे सहयोगी ने आपको खबर भी दी थी ग्रैन्यूल्स इंडिया के रिगार्डिंग, वरुण ने, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स ने भी इस पर टेक दिया। एक खबर कोल इंडिया के रिगार्डिंग भी चल रही है मार्केट में, एक बार ज़रा वो खबर आप बता दीजिए पहले कि वो नॉर्दर्न फील्ड लेवी खबर क्या है ये पूरी, है ना? एक तो ज़रा ये मेरे को बता दीजिएगा और उसके बाद फिर हम आपसे थोड़ा और भी डिटेल पता करते हैं। पहले बट कोल इंडिया के बारे में बताइए, आज क्यों तेज़ है इतने मार्केट में? बिल्कुल, तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है NCL लिमिटेड, उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं। केवल नॉर्दर्न इंडिया में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और कंपनी की बड़ी सब्सिडरी है, तीसरी लार्जेस्ट सब्सिडरी है कोल इंडिया की। और सेल्स मिक्स या वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखें तो कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 18% सेल्स मिक्स इस पर्टिकुलर कंपनी से आता है। उन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं। FSA रियलाइजेशन, जो पीरियोडिक अग्रीमेंट्स होते हैं उसके रियलाइजेशंस के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 300 रुपए प्रति टन के रेट पर ये प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपनी के रियलाइजेशंस बढ़ेंगे और इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू करीब 3,800 करोड़ रुपए प्रति एनम इस रेट पर बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसी के चलते ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी काफ़ी पॉजिटिव है। JP मॉर्गन का मानना है कि रियलाइजेशंस 3% तक बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने FY 26 और 27 के EBITDA एस्टिमेट्स 8 से 10% तक बढ़ाए हैं। टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, जो पहले 395 रुपीज़ प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 420 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और उनका मानना है कि जो ग्लोबल इंटरनेशनल कोल प्राइसेस है, याद रखें इंटरनेशनल थर्मल कोल प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ा हेडविंड था कोल इंडिया के लिए। लेकिन अभी ये प्राइस हाइक आया है तो वो कोल इंडिया और कोल प्राइसेस का जो हेडविंड है वो पार्शली नेगेट होता हुआ नजर आएगा। नुवामा ने भी अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं और EBITDA के FY 26 और 27 के 9 से 10% तक। उनका मानना है कि लैंड एक्विजिशन कंपनी करना चाहती है, जो एडिशनल इनफ्लो आएगा ये प्राइस हाइक से उसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा। होल्ड की रेटिंग के साथ 419 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य नुवामा ने दिया है। तो हाँ, पॉजिटिव खबर है। एडहॉक सभी रीजन्स में प्राइस हाइक नहीं किए हैं, केवल एक सब्सिडरी ने प्राइस हाइक किया है जो नॉर्दर्न रीजन में प्रेजेंट है और इसी के चलते सालाना आधार पर देखें तो 3,800 करोड़ का कंपनी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी। 8 से 10% तक कंपनी का EBITDA बढ़ सकता है। तो पॉजिटिव खबर, जिसके चलते बाजार में गिरावट है उसके बावजूद निफ्टी में केवल 2 से 3 स्टॉक हरे निशान में कारोबार करते हुए, उसमें से एक कोल इंडिया जहां पर 1 से 1.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। आदित्य, कोल इंडिया इस स्टॉक पर टेक्निकल्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? 3% की तेजी के साथ 374 पर अभी कारोबार करता हुआ। ये एक ऐसा स्टॉक है जो शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट बेयर मार्केट में कोल इंडिया आउट परफॉर्म भी करता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड रीजंस। और अगर मैं चार्ट सेटअप देख लूँ तो मुझे लग रहा है अच्छे सपोर्ट्स पे है स्टॉक, वहां से घूमा है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो बिल्कुल इसमें एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। RSI MACD दोनों सजेस्ट कर रहे हैं, एक मूव आता है यहाँ पे। 360 से लेके 355 का स्टॉप लॉस लगा है इसमें और ऊपर की तरफ 430 तक के टारगेट इसमें आते हुए। पहला टारगेट 410 का, दूसरा टारगेट 430 का। तो 410 430 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करे और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना है 355 से लेके 360 का।
ओके ठीक है, तो मार्केट के अंदर इस समय की जो गिरावट है करीब 350 पॉइंट की है और करीब 450 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी तो बैंक निफ्टी भी चल रहा है नीचे। देखो विक्स तो हम भूल भी गए हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एक बार ज़रा आप दिखा सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशो, और वो देखेंगे ना तो आपको मैं एक रफ एस्टिमेट यहीं से दे देता हूँ। सिर्फ 11 शेयर है लॉन्ग के, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 11 शेयर है लॉन्ग के, 2-3 शेयर हैं शॉर्ट कवरिंग के, तो कुल मिला के 14 शेयर बन जाते हैं। 13 से 14 शेयर, ये बार बार चेंज हो रहा है। और आप शॉर्ट में आप देखेंगे ना 203 में से ये डिक्लाइंस जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर एफ एंड वाले पार्ट में, इसमें से 170 के अंदर आज भी शॉर्टिंग हुई है। शॉर्टिंग हुई है मतलब बेचा है इसको किसी ने, और अनवाइंडिंग का प्रेशर 34 शेयरों के साथ है कम से कम। और ये तो तब हो रहा है जब हम सीरीज़ का फर्स्ट डे देख रहे हैं। टिपिकली सीरीज़ के फर्स्ट डे में आप नॉर्मल रोल ओवर्स लेके आए हो, शॉर्ट्स पहले से सिस्टम में हैं और भी शॉर्टिंग होना एक गंभीर बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कम से कम आज मार्केट के जो ओपनिंग के लेवल थे ना, जैसे मान लो 150 पॉइंट करीब निफ्टी खुला था और बैंक निफ्टी करीब 200-250 पॉइंट, उतने पे ही रिकवर करके लेके आना होगा। इतना तो कम से कम करना होगा गैप डाउन वाला हिस्सा। उसके बाद के एक्सटेंशन तो गुना हो रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आज हमको नोटिस करना। अभी हम डेज लो को टेस्ट करे बैठे हैं, इसका 50% की रिट्रेसमेंट चाहिए बॉस आज ही आज में, नहीं तो ये बहुत ख़राब करके जाएगा आप सबको, देखिएगा आगे चल के। चलते हैं देखते हैं फिर क्या होता है इन बिटवीन। ज़रा कुछ शेयर और भी हैं हमारी साइड, जरा हम डेरिवेटिव की साइड पे। पहले मैं आपको ज़रा लॉन्ग साइड के जो 11 शेयर है ना, उनमें से 1-2 शेयर पूछ के ज़रा कोई ट्रेड बनता हो तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ट्रेड ना भी लेना हो ना मत लेना, हमारा काम है पूछना, गेस्ट का काम है बताना। तो हम तो पूछते रहेंगे, गेस्ट बताते रहेंगे। आपको लेना न लेना अपने विजडम से लेना, अपने फाइनेंशियल नॉलेज से लेना है, और ट्रेड ना ही करे तो मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। सुन लो, जान लो, कोई ना कोई शेयर पक्का आपके पास होगा। वरुण बेवरेजेस 4 दिन से टूट रहा था, आज किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कितना सफल होगा आदित्य? आज फर्स्ट डे है इसका अपनी गिरावट को रोकने का। आज बाजार खराब है, ये कॉन्ट्रा रोक रहा है अपने आप को। ये एक ऐसा स्टॉक है जो शायद बॉटम आउट करके बहुत ही जल्दी एक अप मूव दिखाना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप बने रहे। अगर आप फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे थे वरुण बेवरेज जैसे स्टॉक में जो कि यूजुअली करेक्ट नहीं होता है, अच्छा मौका है मेरे हिसाब से यहाँ से खरीदारी करनी स्टार्ट करनी चाहिए। 420 तक के लेवल्स तक नीचे बाई करना चाहिए स्टॉक को, और इस पे बने पोजिशनल ट्रेड बनाने का एक अच्छा मौका है। यहाँ से 550 से 600 के लेवल्स को वापस स्टॉक टेस्ट करेगा आने वाले दिनों में। तो वरुण बेवरेज बिल्कुल डिम्पी जी पहला स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें एक बॉटम फिशिंग करना चाहिए इस लेवल्स पे। ठीक है, अच्छी बात है, आपसे हमने पूछा, आपने बता भी दिया, कॉन्फिडेंस जगता है। देखो एनालिस्ट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है कि एक बार अगर आप टेस्ट करना चाहो एवरेज भी कर सकते हो। जिनके पास पुराना खरीदा है, जिनके पास नहीं खरीदा हुआ, शुरुआत कर सकते हैं इससे, और इस शेयर के अंदर शायद आपको गिरावट थोड़ी कम मिले और थोड़ा पुल बैक मिल जाए। आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट आपसे पता करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत हुई है, हम पूरी मार्च सीरीज़ तक सौदे रख सकते हैं। अभी तो फरवरी का आज आखिरी दिन है। क्या कोई बैंक निफ्टी की कॉल ले सकता हूँ क्या मैं? मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक बार प्रोड्यूसर साहब आप भी गौर से सुनिएगा, जिस ऑप्शंस के बारे में बोलूँ वो फायर कर देना। बैंक निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का। एक तो 48,000 की कॉल दिखाना स्क्रीन पर, वो चल रही है अभी 1150, क्योंकि इसका टिकट बड़ा है, यानी कि एक्सरसाइज बाइस बड़ा है, तो मैं इस कॉल को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अवॉइड करना चाहता हूँ। दूसरा है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, एट द मनी 48,300 की कॉल, अगर वो दिखा पाएँ प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर, वो भी ज़रा दिखाइएगा। आदित्य, कोई कॉल ले लें क्या? आप क्या कहते हो? मैं पूरा मार्च का मंथ दे सकता हूँ, 48,300 वाली भी बोलोगे तो मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं अवॉइड करना चाहूंगा। अगर बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली हम देख ले तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड शायद हमें और देखने मिल सकता है। वो एक मौका रहेगा कॉल लेने के लिए। अभी फिर भी वेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कल तक पोजीशंस अच्छे बन रहे थे। आज का जो ये मूव आया है इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया चीज़ों को, तो थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं। आज के ट्रेडिंग सेशंस को तो एटलीस्ट देखना चाहूंगा कैसा मूव हो रहा है, उसके बाद में भी मैं एक फ्रेश एंट्री मंडे को लूंगा। आपका टाइम वैल्यू भी बच जाएगा अगर उस हिसाब से हम देखें तो। ये पॉइंट आपका टेकन है सर।
हालांकि बैंक निफ्टी का वीकली ख़त्म हो गया, पूरा मंथली मिल जाता, बट हाँ मैं पॉइंट आपके साथ एग्री करता हूँ कि कल तक तो हमारे पास थे लेवल्स कि हम 48,500 और 22,500 को एक सपोर्ट मान रहे हैं। हालांकि कोई टेक्निकली सपोर्ट नहीं थे क्योंकि बार बार बाज़ार वहीं रुक रहा था, उसको मेंटेन कर रहा था, सपोर्ट्स बना रहा था, तो इसलिए उसको हमने सपोर्ट मान लिया। लेकिन आपके पॉइंट टेकन है कि भैया एक दिन की आज का फ्री फॉल जैसा लग रहा है मार्केट, कहीं ऐसा ना हो कि डैमेज पे डैमेज और बढ़ता जाए और उसके बाद हम फिर से ट्रैप हो जाएं। तो इसलिए और अर्ली इन द ट्रेड है, अभी तो 10 भी नहीं बजे, अगर फैसला लेना भी होगा तो फिर 1-2 बजे के आसपास देख लेना, और इस शेयर पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये 27 मार्च की कॉल्स हैं जो हम आपके सामने फ्लोट करवा रहे हैं अभी। जैसे अभी आपने 48,400 चलाया ना बॉस, ऐसे 48,300 भी होगा, अगर हो सके तो दिखाना है। तो 48,400 से आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि शॉर्टिंग हो रही है सिस्टम में, ठीक है। एनी हाउ, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आदित्य, एक शेयर और लास्ट में मेरे को पता करना है, फिर हम अंशुल सहगल से भी बातचीत कर लेंगे। हमने उनसे बातचीत करके एक पॉइंट्स निकाल रखे हैं उनके। एक बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं कोई अच्छा सा शेयर ढूंढ लूँ आपके लिए ताकि वो भी व्यूअर्स के भी काफ़ी काम आ पाए। एक आप बताइए सर, SJVN सरकारी कंपनी है, SJVN 83-84 रुपये की चल रही है, प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं है बट वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक है। सीरीज़ के शुरुआत में और सीरीज़ के एंड में बढ़िया शेयर है, चलता है, सरकारी कंपनी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसके पास डेरिवेटिव्स का। एक बार बताना सर, इसका बॉटम बन गया है क्या? बॉटम फॉर्मेशन पे है बिल्कुल डिम्पी जी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। नीचे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इसका 83 रुपीज से लेके 84 रुपीज के बीच में सपोर्ट है। 86 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से इसमें भी एक आपको बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 83 का लगाना है, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपको एक बार 100 रुपीज को वापस से टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा 100 रुपए पे। तो अगर आपको एक शेयर जो आपको अगर थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना है और जिसमें थोड़ा सा रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है और पोजिशनल ट्रेड इस एक्सपायरी के हिसाब से देखना है, तो SJVN एक अच्छा विकल्प है डिम्पी जी, बिल्कुल। ठीक है आदित्य, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, मज़ा आया बातचीत करके। थोड़ा समय दिया कीजिएगा, आपसे हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं और अच्छा भी लगता है आपसे बातचीत करके। डन है सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज। तो मार्केट्स का दिन तो थोड़ा ख़राब ही आपको जैसे पता ही है, बट फिर भी जैसे तैसे करके आज का दिन और निकालिए, देखते हैं कुछ उम्मीद बनती है तो। ध्वनि पटेल को अपने साथ जोड़ता हूँ मैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड उनसे पता करता हूँ। लेके आइए ध्वनि पटेल को ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट के अंदर। ध्वनि मैम बताइए आज का ऑप्शंस का ट्रेड आप। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। ऑप्शन का ट्रेड हमारा आज का जो यहाँ पे रहेगा वो है ICICI बैंक के अंदर। पहली बार यहाँ पे इस गिरावट में काफी दिनों के बाद स्टॉक ने अपनी जो 200 DMA है उसको वापस नीचे की तरफ ब्रेक करा है, और यहाँ पे गिरावट जो है वो और हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर इंट्राडे चार्ट की भी बात करें तो यहाँ पे जैसे वापस से काउंटर नीचे की तरफ में 1210 का लेवल ब्रेक करता है तो वापस से इसके अंदर जो गिरावट है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, और स्टॉक वापस से अपना जो 1190 का लेवल जो है वो उसको यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो 1210 की जो पुट ऑप्शन है उसको आपको खरीद के चलना है। इसको आप 22 रुपए के भाव पे खरीदे, अभी 20 रुपए 21 रुपए के भाव पे चल रही है। इसको 22 रुपए के भाव पे आप इसको खरीदे। टारगेट जो है वो 28 का रहेगा, स्टॉप लॉस 19 का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 4,200 और नुकसान 2,100 तक का हो सकता है। ठीक है, 1210 की पुट अभी भी पुट प्लस करवाई जा रही है, बड़ी हिम्मत की बात है। 22 रुपये खरीदें, 19 का स्टॉप लॉस है। लेकिन एनालिस्ट जो होते हैं ना, पके हुए एनालिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा इमोशंस में जाते नहीं हैं, वो अपने डाटा के साथ ही चलते हैं। उनको अगर नेगेटिव दिखेगा तो नेगेटिव ही बोलेंगे, उनको अगर पॉजिटिव दिखेगा तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। वो ज़्यादा इमोशन से इधर उधर होते नहीं हैं। वो ये नहीं सोचते कितना बाज़ार टूट गया, वो ये सोचते अभी बाज़ार क्या कह रहा है। तो ये पॉइंट ठीक है। ICICI बैंक 1210 की पुट है, 22 रुपये में खरीदने की रिकमेंडेशन, 19 का स्टॉप लॉस, 28 रुपये का टारगेट है। 1:2 का रेशियो कैलकुलेटेड है। एक लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे कर सकते हैं। ये नई सीरीज़ का सौदा है, पूरा मार्च तक भी रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स के अंदर कोई वीकली नहीं होता, सिर्फ मंथली होता है। ठीक जी, ये ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने आ गया है। अब विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, ताकि आपको कमोडिटीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया दे पाएँ कि इस समय मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है।
फिलहाल मैं आपको नोटिस कराता हूँ, करीब 300 पॉइंट खो चुका है निफ्टी, 490 पॉइंट खो चुका है बैंक निफ्टी। हालत काफ़ी गंभीर, काफ़ी ख़राब, रिकवरी का कोई साइन नहीं दूर दूर तक। सीरीज़ की शुरुआत भी ऑन अ बैड नोट हुई है। थोड़ी देर